बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सूरह पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। मैं हूँ अजीम राना और हम ये उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप जहाँ होंगे खैर आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, दिन का आगाज़ मुस्बत सोच के साथ भरपूर अंदाज में हुआ होगा। तो प्रोग्राम का हम भी बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करेंगे गवादर की। गवादर से कुछ अच्छी खबर नहीं आ रही मौसम के हवाले से। जब हम बात करते हैं तो गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बायस सड़कें ज़ेरे आब आ चुकी हैं और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो चुका है, दुकानों में दाखिल हो चुका है। बुरे हालात हैं। जो फुटेजेस सामने आ रही हैं वो भी काफ़ी दिल दहला देने वाली हैं, क्योंकि मकानात गिर चुके हैं और शहरी नकल मकानी पर मजबूर हैं। बिल्कुल सैलाब की सी सूरत हाल है और वहाँ पर घरों के अंदर पानी आ चुका है। ये आप देख सकते हैं लोग कितनी मुश्किलात का शिकार है और कितनी मुश्किलों से गुजर कर वो ये रास्ते तय कर रहे हैं। और गवादर से नौमंतखब MPA जो हैं मौलाना हिदायतुर रहमान, उन्होंने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी किया और कहा है कि तूफ़ानी बारिश में पूरा गवादर शहर डूब चुका है। करप्शन और कमीशन खोरी की सज़ा गवादर के अवाम भुगत रहे हैं। उन्होंने गवादर में फौरी एमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा भी किया है, लेकिन अभी तक हैरानगी की बात यह है कि एमरजेंसी पहले क्यों नहीं नाफिज की गई। ये हमेशा से ही होता है शहरबानो। हालांकि PDMA की जानिब से, महकमा मौसमियात की जानिब से बेतहाशा वार्निंग्स जारी कर दी जाती हैं और हमारे यहाँ तो ये कह लें कि अभी एक ट्रेंड है कि जब सूरत हाल गंभीर हो जाती है, जब उसके मामला बाद हाथ ही से निकल मामला जाते बेहतर होना शुरू हैं, होते हैं। बिल्कुल उसके बाद बेहतर भी नहीं, हम लोग बस रिएक्ट करते हैं को लेकर, कोई प्रिएम्प्टिव मेजर्स नहीं लिए जाते। तो ग्वादर में मौसम जो है वो ख़राब है और सूरत हाल आपके सामने है। विजुअल्स भी हमने अपने नाजरीन के साथ शेयर किए हैं। तो अब इंतजामिया को चाहिए जी कि मुतहरिक हों और फौरी तौर पर आवाम को रिलीफ फराहम करें, क्योंकि और हम इस चीज़ का क्यों इंतजार करते हैं अजीम कि कोई माली नुकसान तो हो ही रहा है, साथ कोई जानी नुकसान भी हो जाए। और मसला ये है कि लोग जो है ना वो भी इसमें अहम किरदार अदा नहीं करते। लोगों को जब कहा जाता है PDMA की जानिब से कि अलर्ट है, फ्लड अलर्ट है, और वो लोग ईजी बैठे होते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे यहाँ पे फ्लड नहीं आ सकता। तो जब भी कोई ऐसी नोटिफिकेशन दी जाती है या किसी की जानिब से कहा जाता है तो प्लीज़ उसको सीरियस लिया करें, क्योंकि आपकी जान सबसे पहले या बाकी चीज़ें बाद में, इसमें कोई शक नहीं है। इंतजामिया को सीरियस लेना चाहिए। अवाम अपने तई ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं? लेकिन मैं वो कह रही हूँ ना, इंतजामिया तो बिल्कुल नॉन सीरियस है, वो तो किसी और ही चक्कर में है। जैसे कहा गया है कि करप्शन और जितनी भत्ताखोरी की सजा है वो गवादर को मिल रही है, तो इसी सीन में आपने अगर अपने आप को देखना है, अपने आप को बचाना है, तो ये बेहतर रहेगा। वैसे शहरबानो एक और खबर भी है हमारे पास और वो भी मौसम से रिलेटेड ही है, लेकिन वो थोड़ी अच्छी खबर है, थोड़ी मुख्तलिफ खबर है। और वो ये है कि मौसम सरमा गुजारने के लिए पाकिस्तान में कुछ मेहमान परिंदे आते हैं और अब उनकी वापसी का वक्त हो जाता है। तो साइबेरिया से ये हज़ारों मील की मुसाफत तय करते हैं और फिर इन परिंदों ने अब वापसी की उड़ानें भरना शुरू कर दी हैं। और ये भी हमारे नुमाइंदे ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें दी है कि ये जो मुहाजिर परिंदे हैं इनमें कूंज है, राजहंस है, मुर्गाबी है, बिल्कुल आबी बाज हैं, बगले हैं। और बगले तो हमने देखे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं, पूरा पूरा कॉन्वॉय इनका जा रहा होता है। बाकी परिंदे नहीं देखे आपने जिनके नाम लिए? हाँ नहीं, मुझे उनका इतना पहचान नहीं है, देखे होंगे लेकिन पहचान नहीं है। अच्छा, बगले देखे आपने, राजहंस नहीं देखे आपने? राजहंस नहीं देखे, देखे होंगे लेकिन मुझे उनकी पहचान नहीं है। और इसके साथ साथ अजीम, महकमा तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात के मुताबिक इन परिंदों की वापसी सिंध के रामसर साइट से होती है। और यहाँ हम अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें कि रामसर साइट्स ऐसे इलाकों को कहा जाता है जहाँ 20,000 से ज़ायद परिंदे क़याम करते हैं। सिंध के बाद ये महाजिर परिंदे मुल्क के दीगर आबी गुज़रगाहों से होते हुए, सहराओं और मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए टोलियों की शक्ल में पाकिस्तान के शिमाली इलाका जा पहुँचते हैं और फिर आलमी ग्रीन रूट से होते हुए 1.5 माह का सफ़र तय करके वापस साइबेरिया पहुँच जाते हैं। और ये बड़ा खूबसूरत एक निज़ाम है। बिल्कुल, जब मौसम माइग्रेट करते हैं वहाँ पे, जब वेदर बहुत एक्सट्रीम हो जाता है तो फिर जो कतरे गर्म इलाके हैं बिल्कुल उनकी जानिब ये परिंदे माइग्रेट करते हैं। सोचने की बात है कि ये कौन इनको बताता है कि उस तरफ चले जाएं? कुदरत बताती है। इनके अंदर पूरा अपना सिस्टम है, पूरा एक थॉट प्रोसेस है जिसके तहत ये रिस्पॉन्ड करते हैं। और अब इनकी वापसी का वक्त हो गया, बहुत सख्त हो गया और यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल है, तो उन इलाकों की तरफ चले जाएं जहाँ पर इतनी ठंड नहीं होगी। ये चीज़ सोचने वाली है और ये उनको कुदरत ही इशारा देती है कि उस तरफ जाएं। फिर अब मौसम जब यहाँ पर तब्दील हुआ है तो अब वो वापस जा रहे हैं, तो ये सारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। शायद वो दरमियाने मौसम में रहने वाले और हो सकता है शहरबानों के अब यहाँ से जब वापस ये अपने इलाकों में वापस जाएं तो जो इनके बिछड़े परिंदे रिश्तेदार वहाँ रह गए उनसे ये मुलाकात करें। और मुलाकात से मुझे याद आया कि एक और बड़ी दिलचस्प मुलाकात हुई है। बिल्कुल, तो मैं तो शहरबानों कहूँगा आपसे कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं ये मुलाकात किस तरह की है। ये मुलाकात कुछ ऐसी है जनाब कि दुनिया के सबसे लंबे शख्स सुल्तान कौसैन और सबसे पस्त कद यानी छोटे कद की जो खातून है उनके दरमियान ये मुलाकात हुई है। और 41 साल सुल्तान कौसैन का ताल्लुक तुर्की से है
उनका कद जो है 8 वाह, वाह, फीट 2 इंच 2 इंच बताया बताया जा जा रहा है, जबकि ये खातून जो आपको नजर आ रही है ये छोटी सी बच्ची नहीं है, ये बल्कि खातून है। इनका नाम ज्योति है और हाँ, ये भारत इंडियन से है। इनका ताल्लुक है, और बिल्कुल। 2009 में सुल्तान जो है उनके बारे में पता चला और वो वहाँ पर आए कि ये बहुत ही लंबे बिल्कुल, और तरीन उनका इंसान है। नाम 2009 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था कि क्योंकि सबसे उसके दराज बाद का भी शख्स है एग्जैक्टली ये। और फिर इनकी जो एज है वो भी बताई गई। इसके अलावा जब हम ज्योति की बात करते हैं, उनकी उम्र 31 साल बताई गई है। और वजन इनका उनका, नाम 2011 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाँ जी, शामिल किया वजन गया। 5 फुट 4 किलो, ओह नहीं सॉरी, नहीं 4.5 किलो इनका 4.5, वेट। हाँ, ये जो उनका कद है वो सिर्फ 2 फीट है। बिल्कुल, तो ये गुज़श्ता दिनों इन दोनों शख्सियात को कैलिफोर्निया में दूसरी मुलाकात हुई है। इनको देखा गया है मुलाकात करते हुए, जिसकी तस्वीर दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर की है। इससे पहले ये दोनों एक फ़ोटो शूट के लिए मिस्र भी इकट्ठे हुए थे, क्योंकि सबसे लंबा आदमी और सबसे छोटी खातून दुनिया की उनको इकट्ठा किया जा और रहा है। वैसे शहरबानो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में ये है कि दोनों शख्सियात एक और मुनफरिद रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुकी हैं। सुल्तान 11.2 इंच के साथ सबसे बड़े हाथ वाले इंसान है, ओह और माय ज्योति एक गॉड! अमेरिकन टीवी सीरीज में काम करके पस्ता तरीन कद वाली एक्ट्रेस का एजाज अपने नाम कर चुकी हैं। और एक्टिंग ये भी कर विजुअल्स लेती भी हैं हमने अपने ज्योति नाज़रीन जी, के साथ क्या शेयर बात किए है। थे इस अहम मुलाकात के, बल्कि दिलचस्प मुलाकात के। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। ये तो इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, लेकिन इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो हो रही है वो पंजाब में हो रही है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ जब से मुंतखब हुई हैं, जब से हाँ हलफ जी, लिया है, वो मुतहरिक हैं काफ़ी मुतहरिक माशाल्लाह। नज़र आ रही हैं और महफूज पंजाब जो वीएन है उस पर अमल कर रही हैं। अमल दरामद शुरू कर दिया गया। उन्होंने खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपग्रेडेशन विमेन सेफ्टी ऐप लॉन्च करने और इसे 2 हफ्तों में फंक्शनल करने की हिदायत जारी की है। वैसे शहरबानो में इस एक्ट पर दाद देते हैं। खराजे तहसीन पेश करता हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल बहुत ज़रूरी था ये। और विमेन सेफ्टी ऐप के तहत खवातीन को 43 मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जो एक ही क्लिक पर मैसर होंगी। बिल्कुल, उनकी मुश्किलात से कहीं पर जा रही हैं और अगर उनको हैरेस किया जा रहा है तो वो एक क्लिक पर उनकी मदद की जा सकती है, उनकी लोकेशन जो है लोकेट की जा सकती है, उनकी मदद पर पुलिस ऑफिसर पहुंच सकते हैं। मरियम नवाज 2 दिन से काफ़ी काम कर रही हैं, काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही हैं और उनकी जो पहली स्पीच थी वो भी काफ़ी नहीं, विजन तो उन्होंने बहुत अच्छा दिया, अच्छी नो थी डाउट। और उसमें मतलब उन्होंने लेकिन बड़ी-बड़ी अब बातें उस की पर थी। असल मानों में तो काम होना है ना, हाँ। बातें तो कर ली जाती हैं, दावे लेकिन उस तो पे बहुत किए बिल्कुल जाते अब हैं। उस पे इलेक्शन से पहले भी किए गए थे कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। अभी तक कुछ पता नहीं, बिजली के तो नर्ख भी बढ़ा इस दी पर गई, अमल कल दरामद आपको कितना बताया भी होता था। है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो बहरहाल जी, ये है इस हवाले से अच्छी खबर। और अब सियासी मंजरनामे पर नज़र डाल लेते हैं। तो मुल्क की सियासत जो है वो कौमी असम्बली और फिर मखसूस नशिस्तों के मामलात पर आकर रुकी हुई है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी कोई फैसला नहीं किया है और हर कोई अपनी आइनी तशरीह कर रहा है, उसे दुरुस्त मान रहा है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सदर आरिफ अलवी के खिलाफ 2 मुकदमा चलाने का इंदिया दिया है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सदारती इंतखाब का शेड्यूल 1 मार्च को जारी करने का ऐलान कर दिया है और इसहाक डार साहब ने भी सदर को इजलास ना बुलाने पर तनकीद का निशाना बनाया। इसके अलावा आज पंजाब हाउस में इत्तेहादी सरबराह इजलास मुनक्किद हो रहा है, जिसमें नवाज शरीफ इत्तेहादी पार्टियों के सरबराहों से मुलाकात करने जा रहे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल पर हम तज्जिया ले लेते हैं। अनीक नाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। नाजी साहब कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। नाजी साहब, ये जो सदर आरिफ अलवी साहब ने जो ऐवान में इजलास मुस्तरद किया है बुलाने के हवाले से, आप ये अमल कितना समझते हैं कि दुरुस्त है या गलत है? ये जी एक घबराए हुए आदमी का जो इसका अंजाम करीब है, ये उसकी आप यूँ कहिए बदहवासी में की भी हरकतें हैं, ये वो हरकतें हो रही हैं आरिफ अलवी साहब कर रहे हैं। इस वक्त जो लड़ाई जारी है पीटीआई की, वो जो लड़ाई असल है वो सब जानते हैं और उस लड़ाई में आरिफ अलवी जो जिस तरह की शख्सियत हैं, ये कमज़ोर शख्सियत के मालिक हैं, तो ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। सही। तो ये इनका जितना भी अगर आप देखें जब से यानी पीटीआई गवर्नमेंट ख़त्म हुई है उस वक्त से लेकर अब तक, ये आपको लुढ़कते हुए नजर आएंगे। कभी ये भागते हुए बानी पीटीआई की तरफ जाते हैं, वहाँ पे वफादारी अपनी साबित करते हैं अपनी पार्टी की तरफ, और वहाँ से फिर ये जूते खाते हैं, फरमाइशें इनको मिलती हैं कि ये किया जाए, फिर ये इधर आते हैं, फिर हक़ाइक़ का सामना करते हैं, फिर ये जूते खा के इधर जाते हैं, फिर उधर जाते हैं। और इस सारी कैफियत में ये एक मजाक बन के रह गए हैं, क्योंकि दो जो बोट्स में सवारी होती है कि मैं इधर भी खुश कर लूँ उधर भी खुश कर लूँ, ऐसा होता नहीं है। सो पीटीआई का सपोर्ट बेस इनको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात उन्होंने पूरी नहीं की। और दूसरी तरफ जो ज़ाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट है, उनके सामने ये बोल नहीं सकते। अच्छा, अब मामला ये है कि या तो ये इनकलाबी मिजाज के होते, इनको किस मतलब है, नुसरत जावेद को कम से कम 1 साल से वो सवाल कर रहा है कि आपको किसने रोका अगर आप बानी पीटीआई के इतने मिलने जाएं अडयाला जेल, तो नहीं गए जाए ना। अगर इतनी इनकलाबी आप हैं, आपको अपने नजरियात से
तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आपका ओहदा, आपकी मराहत, आपका प्रोटोकॉल छिन जाएगा। रुकता है। तो ऐसे इनकलाबी जो लोग होते हैं, नजरियाती जो लोग होते हैं, उनके नाम सामने ना किसी दफ्तर की कोई अहमियत होती है, ना किसी पर्सनल प्रिविलेजेस की अहमियत होती है। आर्टिकल 6 लग सकता है, दें रिजाइन, चले जाएं। आर्टिकल 6 लग सकता है इजलास ना बुलाने पर। जी, इनको ये आइन शिकनी का दूसरा, यानी पहला ये है यानी पीटीआई के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, वो हो चुकी थी, उसके बावजूद कौमी असम्बली के जो ऑर्डर किए वो गैर आइनी था, उस पर आरिफ अलवी के दस्तखत हैं, वो पहली आइन शिकनी थी, ये दूसरी आइन शिकनी है। लेकिन और इनको नाजिर साहब ये भी तो एक आइनी नुक्ता है ना कि जब तक हाउस कंप्लीट नहीं है या मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा रही, तो तब तक अगर वो इजलास नहीं बुला रहे, बट सदर इज नॉट अ कोर्ट ऑफ लॉ, ये उसने तय नहीं करना। ओके, सही बात ये है कि ये एक दलील है जो आपने दी है, दूसरी तरफ वाले भी तो अपने दलाइल दे रहे हैं, यानी ये है कि फहरिस्ती जमा नहीं कराई इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों के लिए। सुन्नी तहात कौंसिल की वफाक में पंजाब में कोई सीट ही नहीं है। फिर तो ईसीपी को चाहिए ना जल्द अज जल्द फैसला कर दें ताकि सिचुएशन क्लियर हो और इजलास फिर अपने वक्त के मुताबिक बुलाएं। यकीनन ईसीपी मेरा ख्याल एक्शन ले रहा है और सदर साहब जिस तरह के रुकावटें डाल रहे हैं, ये इसको इनकी कीमत देनी होगी। और सर सदर की मर्जी के खिलाफ जब इजलास कल बुलाया जा रहा है तो ये आईनी तरीका बोरोड टाइम पर बैठा हुआ एक आदमी है जो अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल कर चुका हुआ है। मतलब है कि उसका अब इस तरह से जाते हुए ये रुकावट करना, ये हरकतें चीप करना, ये मतलब है कि ये, लेकिन जाहिर है कि आरिफ अलवी से आप तवक्को भी क्या करते हैं जी, वो इसी तरह का। आगे आ जाइए, मामला ये है कि वफाकी हुकूमत में जो पेचीदगियां हैं वो हम सब जानते हैं क्या है। अगर हम ये जानते हैं तो जो लोग ये बना रहे हैं, जो लोग इसको वो नहीं जानते, जाहिर है कि उनके पास उसका कोई बंदोबस्त है, जाहिर है कि उनका जॉब ही यही है कि वो ये करे। अच्छा, ये भी हम सब जानते हैं कि स्टेबिलिटी, देखिए ये जो हमारी बहसें हैं ना, अब बिजली के जो बिल और गैस के बिल्स हैं, असल हकीकत ये है जी। अच्छा, इसमें अब अगर जो यानी बिजली का बिल जो बंदा अदा नहीं कर रहा, उस पर अगर आप एफआईआर काटेंगे, जो कि मतलब है कि अब होने जा रहा है या जो होगा, उसका नतीजा क्या निकलेगा। मसलन एक आदमी एक छोटी दुकान चलाता है, सही, और वो नहीं दे पा रहा बिजली का बिल, आपने उसको एफआईआर करके कर दिया, उसका कारोबार तो तबाह हो जाएगा, एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी हो जाएगी, लेकिन क्या बिल आ जाएगा? नहीं, बिल तो फिर भी नहीं आएगा। अच्छा, यही मामला गैस के हैं, कितने लोगों को आप गिरफ्तार करेंगे? फोर्स पुलिस खत्म हो जाएगी, जेलों में जगह खत्म हो जाएगी, कितने लोगों को गिरफ्तार करना है? ये हैं हमारे चैलेंजेस जो बिल्कुल घर के दरवाजे पे आके खड़े हो गए, यानी गैस, यानी बिजली का बिल। अब आगे लोगों पे वो एक पहाड़ महंगाई का तूफान आने जा रहा है। उसके साथ अगर आपको बेहतरी करनी है, इस महंगाई से जान छुड़ानी है, मईशत का पहिया चलाना है, उसके लिए स्टेबिलिटी चाहिए। तो इन हालात में बताइए फिर क्या होगा और बचेगा कौन? नाजिर साहब, नेपरा तो समरी भेजी जा रहा है और बिजली महंगी होती जा रही है। जी, मैं आपको इसका रद्द-ए-अमल आना है, कल भी बढ़ा दी गई है, इसका रद्द-ए-अमल आना है। एक तो ये कि बिजली चोरी बढ़ेगी इससे, इट इज एज सिंपल एज दैट। जितना महंगा करते चले जाएंगे, चोरी बढ़ती चली जाएगी। लोड शेडिंग में फिर इजाफा हो, लोड शेडिंग में, तो ये छोटी चीज नहीं है। इसके साथ इसका नतीजा जो निकलेगा, इसके साथ आप एक ये, यानी अगर आप इस तरह के मामलात में भी उलझ जाएं, जो फेक और डिस इन्फॉर्मेशन की जो तूफान है आया हुआ, आप अंदाजा लगाएं ना क्या हो रहा है। यानी मरियम नवाज की पहली तकरीर में झूठी खबरें फैलाई गई, यानी असले के लाइसेंस माफ हो जाएंगे या एक सूबाई बोर्ड बन जाएगा। एक तरफ ये झूठी खबरें हैं, दूसरी तरफ से ये झूठी खबरें जो फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, मिसाल के तौर पे फलां आला अस्करी शख्सियत की जेल में मुलाकात फलां सियासी लीडर से, ये क्या है? अच्छा जी, नए चीफ के बारे में जी डिस्कशन शुरू, फलां इदारे के चीफ के बारे में उनको बानी पीटीआई से मशवरा शुरू हो गया। ये सब खुलेआम हो रहा है। तो कौन फैला रहा है? इनको बताता वो लोग मालूम हैं, उन लोगों के, यानी वो गुमनाम लोग नहीं है। ये जो झूठ ये बोलने वाले लोग हैं, ये गुमनाम लोग नहीं है, ये किसी ना किसी टीवी चैनल पर काम करने वाले लोग, ठीक, और जाली वीडियोस बनाते हैं, जाली अफवाहें फैलाते हैं। सो ये है वो हमारे रियल चैलेंजेस। अच्छा सर, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा, जो अंदर बैठे हैं वो रोएंगे, जो बाहर बैठे हैं मजबूत हो जाएंगे। ये एक नुक्ता नज़र है। मैं इससे भी, देखिए मौलाना ने उनके साथ जाती तो हुई है, उनका गुस्सा भी जायज़ है, लेकिन ये कि अब बात यह है, देखिए जी, सिस्टम के अंदर तो पीपल्स पार्टी भी मौजूद है, PMLN भी मौजूद है, और ये दो मेजर पार्टीज तो हैं, बाकी पार्टीज भी कबूल कर गई। सो अब ये कहना, ये तो हर कोई कह सकता है ना कि आने वाली चूंकि हुकूमत बड़ी मुश्किल में, लिहाजा ये लोग रोएंगे, बाहर भी रोएंगे, अंदर भी रोएंगे। आपको क्या लगता है मुद्दत पूरी करेगी ये हुकूमत? देखिए, अगर ये कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपसे ये गुजारिश कर दूं कि चलाना पड़ेगा। ये जो इस वक्त बैठे हैं, जिनके हाथ, जो जिम्मेदारियां हैं जिनके पास, उनको स्टेबिलिटी चाहिए फॉर ऑब्वियस रीजंस, उनको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, लोगों को इस अजाब से निकालना है। उसके लिए वो एक सियासी अबतरी और बेचैनी के हाल में नहीं होगा, उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे स्टेबिलिटी वो लेकर आए।
तो नाजी साहब, जो पीटीआई की सिचुएशन हम देख रहे हैं या पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, तो आपको नहीं लगता ये डेडलॉक भी खत्म होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, मामला आगे बढ़ने चाहिए? जी, बढ़नी तो चाहिए, लेकिन पीटीआई तो किसी पर डायलॉग वो तो यकीन ही नहीं रखती। सही। वो तो कोई बात करने पर तैयार नहीं है। और जिस तरह के इंडिपेंडेंट्स, जिस तरह के लोग अब असम्बलीज में आ गए हैं, मैं आपसे गुजारिश करूं कि हम आज तक सुनते आए हैं ऐवानों में बदतमीज़ी और इस तरह के मुजाहरे, लेकिन अब जो हम देखेंगे शायद कि वज़ीर आज़म ऐवान में आने से गुरेज करे इस कदर बदतमीज़ी को। तो अब एक मैसिव कंट्रोल के साथ तमाम इदारों को इकट्ठे मिलकर स्टेबिलिटी लानी है। अगर स्टेबिलिटी वो नहीं आई तो उसके बाद अल्लाह माफ़ करे जो फिर सूरत हाल होगी वो। लेकिन एक इम्तियाजी सलूक वाली सूरत हाल तो है ना। अब लाइक जैसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट्स नहीं दी जा रही, उन्होंने जो ईसीपी में उनका मेंबर ही नहीं है, उनकी प्ली ही टेकअप नहीं की जा रही, उनके अगेंस्ट जितनी प्लीज है वो टेकअप कर ली है इलेक्शन कमीशन ने। जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ ना कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की वो तो एक अलहदा, मैंने आपसे वफाक में उनकी उसका सरबराह ही अपनी जमात के निशान पे इलेक्शन नहीं लड़ा। सही है। वफाक में उनकी सीट नहीं है, पंजाब में उनकी सीट नहीं है, कोई उन्होंने फहरिस्तें जमा नहीं कराई। सो वो मामलात जो भी हैं, कानूनी पेचीदगियाँ जो भी हैं, इस वक्त तो आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि चूंकि एक एक सीट मैटर कर रही है, लिहाजा वो नहीं किया जाएगा। तो जो रिजर्व सीट्स अब इनके हिस्से में नहीं आएंगी, अगर नहीं आती फॉर एग्जांपल, तो फिर ये रिजर्व सीट्स बाकी सियासी जमातों में बांट दी जाएंगी जी, उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक जो भी हो। और पीटीआई अपोजिशन में बेहतरीन तरीके से बैठती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, अपोजिशन का मतलब अगर तो शोर मचाना है और बदतमीजी करना है ऐवानों में, वो तो ये करेंगे, उसका तो ये एक्सपर्ट है। लेकिन ये है कि अपोजिशन, सीरियस अपोजिशन जिसको गवर्नमेंट इन वेटिंग कहा जाता है, वो अपोजिशन जो कोई अल्टरनेटिव प्लान दे। मतलब मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि हम नयापन लेके आएंगे, इन्हीं के लीडर रहे हुए हैं वो सरवर जो इनके गवर्नर भी थे, पता वो उस वक्त से इन्हें कह रहे हैं कि आप शैडो कैबिनेट क्यों नहीं बना रहे। अब इन्हें कौन रोकता है? बनाए शैडो कैबिनेट, लाइन है पॉजिटिव तब्दीली लाइन ना। सीरियस अपोजिशन शैडो कैबिनेट ये होती है कि अपोजिशन अपनी बाकायदा कैबिनेट बनाती है। सही, बिल्कुल। कि ये हमारा जो मेंबर है ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम की वजारत को देखेगा, सही। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को देखेगा, ये सिर्फ फॉरेन, पूरी टीम बनती है, वो कैबिनेट के साथ मिलकर काम करते हैं। शैडो कैबिनेट के आप गवर्नमेंट में हैं, आप ये फैसले ले रहे हैं, हमें ब्रीफ करें, और उसके बाद वो अल्टरनेटिव प्लान्स देते हैं, ठीक, बेहतर तजावीज देते हैं। ये होता है नेशनल इंटरेस्ट। तो नाजी साहब, अभी कोई भी पूछे मौजूदा सूरत हाल में कितना जरूरी है इतना सीरियस अपोजिशन का होना, क्योंकि आवाम जो है वो परेशान है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि एक बहुत अच्छी अपोजिशन की ज़रूरत है, एक इन्फॉर्म्ड अपोजिशन की ज़रूरत है, एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं वजूद में आ रही। तो उसकी वजह यह है कि अगर आप अल्टरनेटिव प्लान्स नहीं देंगे, अगर आप सीरियस गुफ्तगू नहीं करेंगे, अगर आप फेक प्रोपेगेंडे पे रिलाय करते चले जाएंगे, गालम गलोच पे रिलाय करते चले जाएंगे, तो फिर कहाँ से जीत। नाजी साहब, मेरा सवाल थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुझे लग रहा है सीरियस ऑपोजिशन तो मिलने वाली है, सीरियस हुकूमत मिलेगी, क्योंकि किसी भी जमात के पास अक्सरियत जब नहीं है और टफ डिसीजंस करने पड़ने हैं। देखिए, सीरियस अपोजिशन हम क्या किसको रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं यही तो गुजारिश कर रहा हूँ जी। अपोजिशन ये होती है कि आप गवर्नमेंट है, मैं अपोजिशन हूँ, आप ये फैसला करते हैं कि ये कब मिसाल के तौर पे मुनासिब रहेगा, ये टेबल मुनासिब रहेगी, अवामी पैसे से खरीदनी है, तो मैं अपोजिशन हूँ, मैं भी उसी अवामी पैसे की बात कर रहा हूँ। मैं आपको अल्टरनेटिव बता दूंगा कि देखिए इससे बेहतर फलां जगह पे मेज मिल रही है, इससे बेहतर फलां जगह पे कप मिल रहा है, इससे कम कीमत पे मिल रहा है, तो आप वो चूंकि ये अवाम का पैसा है, मेरा आपका नहीं है, तो मैं आपको ये अल्टरनेटिव दे रहा हूँ, यहाँ से खरीदिए। अब उसके बाद आपको वहां से या तो आप खरीदेंगे क्योंकि अवाम का पैसा है। मैं छोटी सी मिसाल से साबित कर रहा हूँ कि ये होती है सीरियस अपोजिशन। आज तक हुई है हमारी तारीख में ऐसी। ये सीरियस अपोजिशन की कोई अगर सीरियस अपोजिशन से हमारी मुराद शोर मचाना, गालम गलोच, बदतमीजी करना है, ये सीरियस अपोजिशन नहीं है। ये एक आप कहिए कि क्याटिक नाजी साहब, ये हमारे निजाम में मसला है या चलाने वालों में मसला है? निज़ाम तो देखिए, मैं गुजारिश कर चुका हूँ कि या तो ये सभी जानते हैं, कोई सी मुश्किल बात नहीं है, निज़ाम कोई भी ले आए आप, जिस तरह हमारे यहाँ जमहूरी पार्लिमानी निज़ाम जी, आईने पाकिस्तान की सरबुलंदी होगी और उसके बगैर, उस पर चले बगैर ये शैडोज का आना किसी भी सूरत में आए, वहाँ ट्रबल आएगी। क्योंकि देखिए, दुनिया भर में अब खुद पार्लिमानी निज़ाम, मिसाल के तौर पर बरतानिया का या भारतीय पार्लिमानी जी, वो अब अपने, यानी वो खुद को प्योरीफाई अब कैसे कर रहे हैं, यानी हमसे वो बहुत आगे हैं, बिल्कुल, वहां भी वो प्योरीफाई कर रहे हैं अभी तक। मिसाल के तौर पे किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को अगर किसी बिजनेस ग्रुप ने चंदा दिया तो पब्लिक करना पड़ता है कि आपने ये चंदा दिया। तो माजी में ये होता था कि अगर उस रिटर्न में को फेवर की जाती थी, 4 पर्दे रख के की जाती थी। अब उस तरह नहीं हो रहा। अब ऋषि सुनक के बहुत सी इन्फोसिस के हवाले से वहां भी क्वेश्चंस पैदा हो गए। सो ये कोई दुनिया का निजाम परफेक्ट नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आके क्रॉस लग गया, अब ये बेहतर नहीं होगा। ये दुनियावी निजाम है ना। तो पार्लिमानी निजाम तो बाकी भी जगह उनकी एक बेहतरी हो रही है।
सदारती निज़ाम के जो तरीका आप कहिए इंतखाब है अमेरिका में, वो आज से नहीं है, कम से कम 25 सालों से बहुत सीरियस डिबेट में एक आउट ऑफ डेट हो गया, उसको नया बनाया जाए। सही, आप मेरी बात समझ रहे हैं जी। तो ये 2 मिसालें देकर मैंने आपको वाज़ेह कर दिया। तो जब आप एक निज़ाम को प्योरिटी के साथ नाफिज कर दें, उसके बाद भी उसमें बेहतरियां की गुंजाइश रहती है, तो कुजा ये कि आप पार्लिमानी निज़ाम के साथ कुछ और भी शामिल कर दें बताए बगैर, तो वो कैसे चलेगा? ठीक, ये बदनसीबी रही है आज तक। लेकिन आज जहां पे हम पहुंचे खड़े हैं, आप देखिए ना, कोई एक पेशेंट है जो मरीज हो चुका हुआ है, उसकी खुराक अब नॉर्मल आदमी वाली नहीं होगी। पहले वो सेहतमंद होगा, फिर नॉर्मल खुराक होगी। ऐसा ही है। हमारा जो सियासी इंतजामी वजूद है वो इतना बीमार है कि उसको आप एकदम सेहतमंद नहीं कर सकते। लेकिन नाजिद अब हमारे यहाँ अब ग्रेजुअली इसको ठीक करने के लिए वही तमाम लोग जो पहले रोल प्ले करते रहे उन्हें अब भी करना पड़ेगा हमारे यहाँ वापस लाने के लिए। मुख्तलिफ टाइम स्पैन्स में ये डिस्कशंस तो हमेशा से होती रही है ना कि यहाँ तो सदारती निज़ाम बेहतर है या पार्लिमानी निज़ाम बेहतर है, या फिर अगर हम कौमी हुकूमत की भी बात करते हैं तो क्या वो इटसेल्फ एक मिसाल है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की? जी नहीं 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 नहीं, पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत से कौमी हुकूमत अगर निकलना चाहे तो असम्बली तय कर ले, अगर वो अरकान खुद तय कर ले फिर तो ऐसा मुमकिन है और ऐसा होता भी रहता है, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन ऐसी कौमी हुकूमत जो गैर आइनी तरीके से बनाई जाए, उसके पास वो ज़ाहिर है कि लेजिटिमेसी नहीं होती, ठीक, और उसके पास वो ताकत भी नहीं होती। बिल्कुल। अभी केयर टेकर्स हमारे गए हैं तो आपने देख लिया, बिल्कुल। मिसाल के तौर पे बहुत यहाँ पे अब मोहसिन नकवी चूंकि चले गए हैं, लिहाजा उनकी तारीफ करने में हर्ज नहीं है, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही हकीकी मुंतखब वज़ीर आला के बैठ गए तो मोहसिन नकवी का नाम भी सुन रहे हैं आपके सर। लेकिन कौन? जाते जाते ये बता दें, मरियम नवाज साहिबा बड़ी मुतहरिक नजर आ रही हैं, लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। उन्होंने जो पहली स्पीच की है बड़ी अच्छी स्पीच थी, आउटस्टैंडिंग। हाँ, तो अब मामलात आगे बेहतर होते हुए दिख रहे हैं हमें। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुझे बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इस वक्त सबको एक होकर इस क्राइसिस से पाकिस्तान को निकालना है, और ये जिनके सबसे बड़े स्टेक्स हैं उन्हें सबसे बेहतर खबर है इस बात की। बिल्कुल। और मरियम नवाज की 2 दिन की परफॉर्मेंस ने बता दिया है कि वो किस हद तक मुतहर्रिक हैं। बिल्कुल। और खवातीन के लिए बड़ी आवाज उठाई, वो एक सिंबल है जी। मरियम नवाज जो है वो एक सिंबल है। हर बेटी के बाप को शुक्रगुजार होना चाहिए और मुबारकबाद देनी चाहिए नवाज शरीफ को। एक बेटी जो है वो दौर आप याद कीजिए जब कोई सोच नहीं सकता था, तो उस वक्त मरियम नवाज थी जिसने इनकार कर दिया था। कहा यह जा रहा है कि बैक एंड पे नवाज शरीफ चलाएंगे। जी, नवाज शरीफ की बिल्कुल रहनुमाई उन्हें हासिल होगी। वो बैठकर उसकी ना सिर्फ जी के उनकी रहनुमाई करेंगे बल्कि वो चौकीदारी भी करेंगे कि यानी उनकी साहबजादी जो है उनके खिलाफ पार्टी के अंदर या बाहर से कोई साजिश ना हो। अच्छी बात है कि जो है वो फैमिली से ही उनको एक्सपर्टीज भी हासिल होंगी। तो नाजिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने सुनो पाकिस्तान का वक्त दिया और ओवरऑल जो सिचुएशन है उस पर अपना तज्जिया दिया। ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो जनाब, अमेरिका, तुर्की और चीन समेत दुनिया के अक्सर तरक्की याफ्ता ममालिक सदारती निज़ाम के तहत चल रहे हैं। हमारे यहाँ माजी में होने वाले कुछ तल्ख तजुर्बात के बायस अवाम आज भी सदारती निज़ाम को आमरीत की ही एक शक्ल समझते हैं, मगर ऐसा नहीं। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स पाई जाती है। सदारती निज़ाम भी पार्लिमानी निज़ाम की तरह जमहूरी निज़ाम का ही हिस्सा है। फ़र्क सिर्फ इख्तियारात की तकसीम का है। वतन अजीज़ में एक बार फिर इन मुख्तलिफ निज़ाम में हुकूमत पर बहस जारी है। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है माहिर हैं आलमी अमूर के प्रोफेसर हुसैन आलम साहब। जी, प्रोफेसर हुसैन आलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू वेरी मच सर। फॉर द सेक ऑफ डिबेट हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जी मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं और कंसिडरिंग द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट्री पॉलिटिकल सिस्टम वर्सेस प्रेसिडेंशियल सिस्टम, किसमें मुल्की मसाइल का हल मौजूद है? मैंने पिछली टॉक में भी ये कहा था कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपरली आई ही नहीं, ठीक है। और अगर आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर ये अगर तारीखी तौर पे हम देखें तो ये बादशाहत का तसलसल है। बुनियादी तौर पे पूरी दुनिया के अंदर ये कहा गया कि बादशाहत के मुकाबले में हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ला रहे हैं जिसके अंदर एक बंदा डिसाइड करता है। और दुनिया के अंदर सबसे जो बड़ी जमहूरिया है उससे लेके छोटे तरीन मुल्क तक देख लें, वहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन वो ट्रू सेंस में जितनी ट्रू सेंस में आएगी उतना ही आपकी सोसाइटी का पॉलिटिकल सिस्टम ग्रो करेगा और फ्लो करेगा। हमारे नाज़रीन को ट्रू सेंस भी समझाइए ज़रा। ट्रू सेंस यही है कि जिसका जो काम है वो करे, सही, अपनी मुकम्मल रूह में आए, अपनी मुकम्मल रूह में आए। अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे, अगर आप रोड़े अटकाएंगे, अगर आप हर 2-3 साल के बाद गवर्नमेंट से उठा के फेंकेंगे, वो आपको पता है बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो फिर कोई भी सिस्टम नहीं चलेगा। चाहे प्रेसिडेंशियल आपने 10 साल का तजर्बा वो भी किया हुआ है। तो
लेकिन वो तो हमने अपने इंट्रो में भी बताया ना कि उसको वो ज़रा और एक निज़ाम था जिसको आमरीत के साथ मुंसलिक करके सदारती निज़ाम को तो लोग खौफ खाते हैं कि शायद वो है, लेकिन अमेरिका में भी तो सदारती निज़ाम है, तुर्की में है, मलेशिया में है, लेकिन वो आमरीत तो नहीं है। आमरीत नहीं है, लेकिन उसका पूरा बैकग्राउंड है एक। अमेरिका को सदारती निज़ाम सूट करता है। आपके यहाँ जब आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर तो उस तरीके से जमहूरियत भी नहीं आती, क्राफ्ट की जाती है, तो यहाँ एक टाइम लगेगा। लोगों की अगर मर्जी है, विल है, आप इसके ऊपर देख लें, अगर लोग चाहते हैं तो आप ले आएँ। हुसैन साहब, दुनिया के अक्सर ममालिक में हमने देखा है सदारती निज़ाम है और वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से चल रहे हैं, कामयाबी भी उनके कदम छू रही है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं है। लोग वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ सेटल होना चाहते हैं। अब ये मसला आवाम में है या निज़ाम में है? निज़ाम में है। क्या? सादा और मुख्तसर बात है कि आपका निज़ाम ख़राब है। सही। आपका जो निज़ामदीन है ना, सॉरी टू से आई एम यूजिंग सच वर्ड, निज़ामदीन जी आपका निज़ामदीन है। बाकी दुनिया में सिस्टम है, आपके यहाँ निज़ामदीन है जो लेके चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप इसको ऐसे कह लें। ये तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत पहले चाणक्य जिसे एक्चुअल बोला जाता है, तो उस दौर से यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में लाठी है वो लेके चलेगा, बस ये सिस्टम। अच्छा, आपने मौजूदा निज़ाम को, दुनिया में जो भी हैं उनको काफ़ी बारीक बीनी से स्टडी किया है, आप हमसे बहुत बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम से मुतमईन हैं? नहीं, बुनियादी तौर पे यहाँ पे मौरूसियत चल रही है, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है कि हमें बात करनी चाहिए कि मौरूसियत जो है, मौरूसी सियासत ज़्यादातर वो तो पार्लिमानी में आती है ना मोस्टली। नहीं, ये मौरूसियत तो कहीं पे भी आप देखें ना, कि अगर आप डिवाइन राइट की बात करें पूरी दुनिया के अंदर, तो डिवाइन राइट से निजात हासिल की पूरी दुनिया ने कि जी ये कोई खुदाई इख्तियार नहीं है कि जी ये इसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा। और दूसरा जो तारीख़ में एक अच्छी बात हुई कि इंसान की इंसान से ग़ुलामी जो है ना वो ख़त्म हो गई। अब उसको आगे आप हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या इंडोनेशिया की अगर आप बात करें, यहाँ पर मौरूसी सियासतें चलती हैं। तो इन मौरूसी सियासतों से जान छुड़वाने के लिए आपको पे दर पे आगे चल के इलेक्शंस जो टाइम लगेगा उसके अंदर अगर ये गवर्नमेंट्स काम करती हैं, तो अगर तो वो काम करेंगे तो मौरूसी सियासतें आपकी ख़त्म होंगी। अगर वो काम नहीं करेंगे तो लोग उन्हें अल्टीमेटली उठा के बाहर फेंक देंगे। अच्छा हुसैन आलम साहब, असल वजह क्या है बेसिकली ये बताइएगा कि एजिंग फैक्टर है या फिर अवाम का मिजाज है? क्योंकि जब हम जमहूरियत की मिसाल देते हैं तो बरतानिया की देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो वहाँ पर तो 12-15 में मैग्ना कार्टा हुआ था, लाइक 13वीं सदी के बाद से एक जमहूरी तसलसल का आगाज़ अगर हम कहें इन अ वे तो वो हुआ। तो अब एक वक्त लगा जिसके बाद अवाम का एक मिजाज बना, फिर उस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया गया और जो हुकूमत करते हैं उनका भी एक मिजाज बना कि वाकई डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए, हम भी अकाउंटेबल हैं। तो क्या यहाँ पे एजिंग फैक्टर है या अवाम का मिजाज ही ऐसा है कि जी एक्सेप्टेबिलिटी है? देखें, अभी टाइम थोड़े से अरसे में आपने देख लिया होगा कि लोग अब रेजिस्ट करते हैं। जी हाँ, लोगों ने, चाहे कोई भी पार्टी हो, XYZ, लोगों ने अपनी मर्जी के लोगों को वोट दिए। टर्न आउट थोड़ा है या ज़्यादा ये बात की बात है, लेकिन मैटर करता है और लोग अब अकाउंटेबल समझते हैं कि जी फ़लाँ बंदे ने डिलीवर नहीं किया, फ़लाँ बंदे ने मेरी विल के ख़िलाफ़ काम किया है, तो लोग उठा के बाहर फेंक देते हैं। मौरूसी सियासत को भी उन्होंने नापसंद किया है। और देखिएगा, आप देखेंगे कि अगर डिलीवर नहीं करते वो लोग जो मौरूसी सियासत को लेके चल रहे हैं पाकिस्तान में, मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि टाइम आ जाएगा कि लोग उठा के बाहर फेंक देंगे। अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे आपको घर जाना होगा। कोई भी है, शख्सियत परस्ती एक टाइम तक चलती है, लेकिन जब डिलीवर नहीं करते तो लोग उठा के फेंक देते हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, पूरी दुनिया के अंदर नॉलेज है, इल्म है, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, लोग टीवी चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, लोगों के अंदर बात होती है और आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ गया है। मैं नहीं कहता कि आप क्या उसको कहते हैं ऑल एंड सडन ट्विस्टर चलेगा और अगले दिन आपकी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, बट येस, अगर आप काम नहीं करेंगे तो लोग आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। अभी अच्छा, हमारे सामने बहुत सी ऐसी मिसालें हैं, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर इस तरह के मामलात हुए, लोग सीरियस हुए, इनकलाब आया, हमने देखा। आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ऐसा इनकलाब आएगा? रोजी रोटी के चक्कर से आप आवाम को निकालेंगे तो इनकलाब आएगा ना। ये तो मेरा ख्याल है शायद 1 या 2 चैनल्स होंगे जो इस तरह की थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें जो मुआशरे को तालीमी तौर पे या शऊरी तौर पे कॉन्शियस कर रहे हैं, आप लोग ये डिबेट स्टार्ट कर रहे हैं, वरना सारा कमर्शलिज्म का ज़माना है।
रोजी रोटी के चक्कर में लोगों को उलझाए रखो, लोग ना तालीम हासिल करते हैं, ना इन चीज़ों के ऊपर बात करते हैं, ना सुनना पसंद करते हैं। जिससे बात करो वो कहते हैं जी मुझे सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो उसका नतीजा क्या होगा, फिर जिनको सियासत में दिलचस्पी है फिर वही आगे आते हैं, वो चाहे कोई भी है, XYZ। चले, बहुत शुक्रिया हुसैन आलम साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और एक बड़ी फुल डिस्कशन हुई है और हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में भी इन मामलात को डिस्कस किया जाए, क्योंकि ये बड़ा की जाए कि पार्लियामानी निज़ाम बेहतर है या फिर सदारती निज़ाम, या फिर लोगों को क्या करना होगा। ये सवालात पूछते रहेंगे हम अपने एक्सपर्ट से। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हुकूमत साजी के जारी अमल की। तो पंजाब के बाद सिंध में भी वज़ीर आला ने अपना मनसब संभाल लिया है। सैयद मुराद अली शाह ने तीसरी बार वज़ारत आला का हल्फ उठाया, जबकि दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सदर आरिफ अलवी को तनकीद का निशाना बनाया और ये कहा कि आरिफ अलवी पर असम्बली तोड़ने और इजलास ना बुलाने के 2 मुकदमात होंगे। उनका मजीद कहना था कि सियासतदान एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो कोई इदारा भी इनकी इज्जत नहीं करेगा। अगर ऐसा रहा तो अगली 3 नस्लों तक भी यही तमाशा चलता रहेगा। इसके अलावा उन्होंने हुकूमत साजी में ताउन पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शुक्रिया अदा किया और साथ ही साथ कहा कि PTI का मसला ये है कि ना वो अपनी गलती तस्लीम करते हैं, ना आइन और जमहूरियत को मानते हैं। उनका मजीद कहना था कि सबसे ज़्यादा गलतियाँ करने वाला शख्स आज अडियाला जेल में है। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है फैसल करीम कुंडी साहब। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया आपके। एक जानिब तो बिलावल भुट्टो हुकूमत साजी के अमल में ताउन पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हम उनको देखते हैं कि वो मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुखालिफत भी कर रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल देखें सुप्रीम कोर्ट के बाहर जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मीडिया टॉक करी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इसलिए शुक्रिया अदा किया कि बड़ा स्मूथली, देखिए अपोजिशन का किरदार होता है, एक अपना किरदार होता है पार्लियामेंट के अंदर। जब वो वॉकआउट कर जाते हैं तो जैसे पंजाब में उन्होंने किया वॉकआउट किया, तो सिंध में भी किया, तो इस तरीके से बड़ा स्मूथली एक सेशन चला और उस तरीके से जो है उसमें जो है वोट जो थे CM का सारा जो प्रोसेस वो हुआ। उससे पहले अगर आप देखें पंजाब में खासकर स्पीकर को 4 वोट ज़्यादा मिले CM से, तो शायद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये भी खतरा था कि CM को शायद स्पीकर से फिर ज़्यादा वोट मिल जाए, क्योंकि 4 वोट जो है वो ज़्यादा पहले जो है वो हुए थे। अब दूसरी तरफ जो है उन्होंने जो आप रिजर्व सीट की बातें करते हैं, जो मखसूस रिश्ते हैं, देखिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी कोई लिस्ट जमा ही नहीं कराई इसमें इलेक्शन कमीशन में। नॉर्मली ये होता है कि आप अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट जमा कराते हैं, उनकी नॉमिनेशन पेपर जमा होते हैं, स्क्रूटनी होती है और उसके बाद वो लिस्ट आप जब जमा होती है उसकी प्रायोरिटाइज करते हैं। उसके बाद अगर वो लिस्ट ख़त्म हो जाती है, 4, 5 या 10 नाम देते हैं और वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद जो फिर जो है आप वो करते हैं क्या नाम है और वो देते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल लिस्ट ही नहीं दी। जब आप लिस्ट नहीं देते हैं तो आपके हक नहीं बनता कि आपको जो है वो रिजर्व सीट दी जाए। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने गालिबन मेरे ख्याल में आज या कल जब भी उनका जो है फैसला होने जा रहा है, वो फैसला होगा तो फिर पता चल जाएगा। साहब चले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो लिस्ट जमा नहीं कराई, तो अब इसका क्या मतलब है कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो PMLN MQM यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दी जाएं? देखें वो नॉर्मली यही प्रैक्टिस होगी। अगर उन्होंने लिस्ट नहीं जमा करी तो बाकी जो जमातें इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उन्हीं में जो है वो तकसीम होगी, चाहे वो जो भी जमातें मौजूद हैं। कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब काबीना में शामिल हो रही है, उसका हिस्सा बन रही है? नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना फेडरल कैबिनेट में पंजाब काबीना में हिस्सा बन रही है। हाँ, आप लोगों के मुताबिक तो शायद बन रही है, रोजाना हम देख रहे होते हैं इतने वजीर हम नहीं, हमारे मुताबिक नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं ना। तो कुंडी साहब वफाकी काबीना में क्यों शामिल नहीं हो रहे? देखें हम वफाकी काबीना में PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको एतमाद का वोट भी देंगे। हम वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बन रहे। देखें माजी में 16 महीने भी हमारी मुश्किलात थी, हम सही तरीके से नहीं चल सके, लिहाजा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम अपोजिशन में बैठते हैं तो ये मुल्क दोबारा री इलेक्शन की तरफ जाता है। लिहाजा हमने जो है PMLN को वोट करना है और हम काबीना का हिस्सा नहीं। अच्छा, वफाकी काबीना का तो हिस्सा नहीं होंगे, तो क्या सदर का ओहदा पीपल्स पार्टी इंटरेस्टेड है लेने में? बिल्कुल, जरदारी साहब हमारे प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं। गालिबन 1 को या 2 को शेड्यूल आ जाएगा। 9 तारीख को शायद इलेक्शन हो, 9 या 10 तारीख को इंशाल्लाह प्रेसिडेंट जरदारी साहब जो प्रेसिडेंट डायरेक्ट होंगे पाकिस्तान के। और वो बिलावल भुट्टो साहब कोई वजारत ले रहे हैं? कोई वजारत, देखें हम फेडरल कैबिनेट में और प्रोविंशियल कैबिनेट में हुकूमत का हिस्सा नहीं बनते हैं। अच्छा, अब काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे, तो कुंडी साहब क्या इसका ये मतलब है कि जो मौजूदा सियासी निज़ाम है उस पर भरोसा नहीं रहा, कोई और सियासी निज़ाम चाहते हैं?
नहीं, हमें भरोसा है। देखें, आप इस चीज़ को समझें कि 3 जमातें जिनके पास नंबर गेम्स हैं, सही। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN। सुन्नी सही। इत्तेहाद कौंसिल किसी साथ बातचीत नहीं करना चाह रही थी, फिर यू टर्न लिया कि नहीं, हम 2 जमातों के अलावा सबसे बातचीत करेंगे, तो वो आउट हो गई। 2 जमातें रही, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN। सही। नंबर गेम PMLN की ज़्यादा थी, उन्होंने हमसे वोट भी मांगा, तो हम उनको वोट करने जा रहे हैं। सही। अगर हम वोट नहीं करते हैं, हम अपोजिशन में बैठते हैं, तो किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी ना होने का मतलब ये है कि ये मुल्क दोबारा इलेक्शन में जाएगा। क्या ये मुल्क दोबारा इलेक्शन का मुताबिक हो सकता है कि इस इकोनॉमिकल क्राइसिस में, सिचुएशन में, सूबा बिल्कुल। खैबर खैबर बलोचिस्तान में जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के? तो अभी इसलिए अगर हमने ये फैसला किया है कि मफरूज़े के जमहूरियत को, तौर पर, पार्लियामेंट को चलाने के लिए जी हम जी, PML को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर कुंडी साहब अभी एक मफरूज़े के तौर पर बात की जाए कि सदारती इंतखाबात में जो है वो सदर बनते हैं जरदारी साहब, तो फिर मुकम्मल तौर पर इसी सियासी निज़ाम पर एतमाद करते हुए PMLN का भरपूर साथ दिया जाएगा। देखिए, हम तो अभी भी साथ दे रहे हैं, हम तो वोट दे रहे हैं। देखिए, हम तो स्पीकर को अपना इसका उनको स्पीकर का वोट भी दे रहे हैं, हम उनको प्राइम मिनिस्टर का वोट भी दे रहे हैं, वोट ऑन कॉन्फिडेंस में भी उनको सपोर्ट करेंगे। लेजिस्लेशन जो कि अच्छी लेजिस्लेशन होगी, कौम के लिए, मुल्क के लिए पॉजिटिव होगी, हम करेंगे। हम तनकीद बड़ा इसलाह करेंगे, तनकीद बड़ा तनकीद भी नहीं करेंगे। सही। तो ये एक वो है। आप तो ये नहीं कह रहे कि हम नहीं कर रहे, हम तो कर रहे हैं। प्रेसिडेंट साहब जो है प्रेसिडेंशियल सीट पे हम कंटेस्ट कर रहे हैं। चेयरमैन सेनेट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आएगा, और हमारे 2 गवर्नर्स, खैबर पख्तूनख्वा के और पंजाब के गवर्नर्स जो है वो पाकिस्तान पीपल्स चेयरमैन पार्टी। सेनेट के उम्मीदवार कौन है वैसे? ये भी अच्छी बात की आपने, वो भी बता दें। सॉरी, चेयरमैन सेनेट के लिए कौन उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? जरदारी साहब सदर के लिए तो हैं, वो तो आपने बता दिया। देखें, जरदारी साहब प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं। डिप्टी स्पीकर का, चेयरमैन सेनेट का और दोनों दोनों गवर्नर्स का फैसला पार्टी लीडरशिप करेगी। 1-2 दिन में मेरे ख्याल में डिप्टी स्पीकर का फैसला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जब सेनेट का अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन गुजर जाएगा, उसके बाद हमारे दोनों गवर्नर्स का फैसला पार्टी लीडरशिप अच्छा करेगी, कुंडी साहब, उनको उनकी नॉमिनेशन मुराद अली करेगी। शाह साहब ने और उसके तीसरी बाद दफा वजारत की कुर्सी संभाल ली है सिंध की और हलफ ले लिया है। ऐसा कौन सा काम करते हैं मुराद अली शाह साहब के इतने फेवरेट हैं? देखिए, मुराद अली शाह ने डिलीवर किया है। आप 2 दफा बने हैं, तीसरी दफा पीपल्स पार्टी की उससे पहले से ज्यादा सीटें आई हैं। हमने स्पीकर जो है सूबाई असम्बली चेंज किया, एक यंग नौजवान को हमने बिलावल साहब ने स्पीकर बनाया है। और डिप्टी स्पीकर जो है इस दफा हमने अकलियतों को जो है वो मौका दिया कि उनकी तरफ से हैं। ठीक तो है। बहुत सी चेंजेस आई हैं। आप देखें कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर में जो आई हैं, मुराद अली शाह ने डिलीवर किया है। उस डिलीवरी पर हमने उनको दोबारा जो है ठीक। पार्टी ने फैसला अच्छा किया कि वो कुंडी साहब, CM जाते जाते ये हों। बता और दें, कल इंशाअल्लाह मुस्तफा अब कमाल की इस एक दफा भी ऑडियो सामने आई है, तो वो उन्होंने खुद भी कहा है कि हाँ ये दुरुस्त है ये ऑडियो। तो उसमें वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्हें कहा गया है कि पीपल्स पार्टी MKM के मैंडेट को जाली समझती है। क्या वाकई ऐसा है? देखें, जाली इस हवाले से है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने पहले भी कहा था, इलेक्शन पे रिजर्वेशन हैं, चाहे वो सिंध में है, पंजाब में है, KP में, बलूचिस्तान में है। हम अपने जो उनके हमारे जो आप कहें जो सबूत हैं वो जमा कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। उसके बाद हम बाकायदा तौर पर अपने प्रॉपर फोरम पे जाएंगे और बताएंगे सबूतों के साथ। हम स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं कि पूरे तो क्या वो पाकिस्तान में ये सब कुछ धांधली पहले नहीं जो है होना सब चाहिए? हम सॉरी ये सारे मामलात पहले नहीं होने चाहिए? देखें, हम सबूतों के साथ इंशाल्लाह जाएंगे, अपने प्रॉपर फोरम्स पे जाएंगे, मीडिया से ठीक। भी बात करेंगे, अपना वाइट पेपर भी इशू करेंगे। जहाँ जहाँ में तहफुज़ात हैं, जहाँ जहाँ मौलाना में फजलुर देखा है कि रहमान यहाँ कह पर रहे हैं कि इलेक्शन में जो ये है वो सिस्टम ज़्यादा देर नहीं चलेगा, जो अंदर बैठे हैं वो रोएंगे, जो बाहर बैठे हैं मजबूत होंगे। कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। जो इलेक्शन हार जाते हैं वो हमेशा ही कहते हैं मुल्क के हालात बहुत ख़राब है और 1 महीने 2 महीने असम्बली जा रही है। जो असम्बली में बैठे हैं वो कहते हैं कि जी असम्बली जो है वो 5 साल चलेगी। तो ठीक। नॉर्मली हमने माजी में भी देखे, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, मुख्तलिफ सियासतदान आते हैं कि जी ये ईद से पहले ईद हो जाएगी, 3 महीने है, 1 हाँ महीने, जी। 2 जी महीने, जी तारीखें देते रहते हैं। हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट चले, पार्लियामेंट मजबूत हो, पार्लियामेंट मजबूत होगी तो मैं समझता पंजाब हूँ में कि मुल्क जाते जाते मजबूत बता होगा। दें, वक्त बड़ा कम है, पंजाब में मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला बन चुकी हैं और उन्होंने बड़े मुतहरिक नजर आ रही हैं। तो लगता है कि चैलेंजेस को पूरा करेंगी? देखें, अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। मरियम नवाज राइट। साहब पहली दफ़ा एक ऐसे ओहदे पे आई है जो पहले उन्होंने ऑफिस सर्व नहीं किया। पहले जो उसके 3 महीने कम से कम उनको टाइम दें, 3 महीने में हम कम से कम इस चीज़ पे ठीक है, बैठकर फिर तजिया बहुत कर शुक्रिया। सकें कि कुंडी वो साहब हमारे किस साथ तरफ मौजूद जो है थे और उनका पार्टी के हवाले से अपने मौक़िफ़ को पेश कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब वक्त हो चुका है गेस द पिक्चर, यानी कि हमारा सेगमेंट है जी कि बूझो तो जानो। तो कल हमने आपको
दो बच्चों की तस्वीर दिखाई थी, दो भाइयों की तस्वीर दिखाई थी और आपसे पूछा था बताएं ये कौन है, तो सही जवाब देने वाले हमारे जो हैं वो लकी ड्रॉ में शामिल होंगे। और अब आपको दिखाते हैं कि वो तस्वीर क्या थी। और बड़ी ऑब्वियस थी वो तस्वीर। दोनों शख्सियात अकमल ब्रादरान, क्या बात है, कामरान अकमल एंड उमर अकमल। और ये बचपन में भी बिल्कुल वैसे ही थे जो कि मैंने कल बचपन कहा। में भी बिल्कुल उमर अकमल और कामरान अकमल थे। नहीं मतलब कोई चेंज नहीं आया इनके चेहरों में, इनकी शबाहत बिल्कुल वैसी है। और बड़ा आसान था इसको चूज करना और उसको पहचानना कि ये कौन है, तो पता लग गया गैस करना। बहुत ही अच्छे क्रिकेटर हैं। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के लिए बहुत का शिकार रहते हैं उमर अकमल, लेकिन बड़ा ही पाकिस्तान का शानदार टैलेंट जो है वो कंट्रोवर्सी का शिकार रहती है। हाँ जी, उन्होंने एक दफा शायद कुछ कह दिया तो उसके बाद फिर एक दफा नहीं, वो हर दफा कुछ ना कुछ कह देते हैं और वो बेचारे मुश्किल में फंस जाते हैं। बट इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज तो नहीं है ना, जज नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। नहीं, इंग्लिश तो एक कंट्रोवर्सी, इसके अलावा और भी बड़े मामला हैं जिनमें वो फंस जाते हैं। और कामरान अकमल भी पाकिस्तान के नो डाउट बड़े ही शानदार विकेट कीपर और बड़े ही अच्छे बैट्समैन। तो जी ये तस्वीर अब जिन जिन खवातीनों हजरात ने सही बूझी है वो हमारे लकी ड्रॉ में शामिल हो गए हैं। हाँ। और हम जब विनर अनाउंस करेंगे तो ऑब्वियसली एक जो लकी है उसे जब विनर अनाउंस किया जाएगा उसे नाम मिलेगा। अब ये तस्वीर है जी, तो ये एक्ट्रेस हैं और इनकी शक्ल जो है वो बड़े होकर भी ऐसी मुझे लग रही है। मुझे लग रहा है एक बड़ी जानी आपकी यहाँ तो आपके सोर्सेज बड़े जबरदस्त हैं जो आपको पहले बता देते हैं। मैं लोगों की शक्ल पहचान लेती हूँ। आपकी पहचान मुझे किसी ने लिटरली मुझे नहीं बताया गया, लेकिन ये एक्ट्रेस हैं और ये अभी भी ऐसी हैं। और वैसे इन्हें मैंने भी पहचान लिया है ना, बहुत इन्हें मैंने भी पहचान लिया। कामरान अकमल और उमर अकमल वाली थोड़ा सा अगर गौर करें तो बिल्कुल जो खवातीन हज़रात बड़े गौर से और बड़े शौक से पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं वो बिल्कुल पहचान जाएंगे। एग्जैक्टली। और आपने इनका जो बताना है, गेस करना है, तो आपने हमारा जो नंबर है वो कुछ ही देर में स्क्रीन पर आएगा। आपने वहाँ पर कमेंट करना है, आपने फेसबुक के पेज पर कमेंट करना है, फॉलो करना है, यूट्यूब पर जाकर आपने सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, अपने 3 दोस्तों से आपने फॉलो करवाना है। उसके बाद आपका नाम लकी ड्रॉ में आएगा और आपको मिलेगी फिर रॉयल की वॉशिंग मशीन। और शेरबानो हर बार इस सेगमेंट में आपको पता है ऐसे ही करती हैं, वो रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने रखे हुए हैं जो रोजाना हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। हाँ। और वो कमेंट भी कर रहे हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर रहे हैं। और ये अभी तक जो सारे विनर्स इनके अपने ही आई जा रहे हैं। अरे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो 5 मुख्तलिफ शहरों से आए हैं और 5 लोग जो हैं वो उन्होंने सारी ये चीज़ें की थी, उसके बाद लकी ड्रॉ में शामिल हुए थे। सिर्फ ये नहीं करना आपने कि आपने एक रिप्लाई कर देना, बल्कि आपने फॉलो भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, अपने 3 दोस्तों से फॉलो भी करवाना है। उसके बाद आपका नाम जो है वो लकी ड्रॉ में शामिल होगा और फ्राइडे को आपको मिलेगा क्या? वॉशिंग मशीन। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के काबिल फास्ट बॉलर की और कराची किंग्स के अहम प्लेयर हसन अली की। तो उनके यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई है जिसका नाम उन्होंने हेजल हसन रखा है। बेटी हमारी पैदा तरफ हुई से पाकिस्तान की टीम की जानिब से बहुत बहुत मुबारक हसन आपको। और ये खबर उन्होंने खुद अपने मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की है। साथ ही साथ हसन अली ने ये लिखा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह हमारे यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। नौमौलूद बेटी और अहलिया दोनों सेहतमंद हैं। उन्होंने अपने मद्दाहों से ये दुआ की अपील भी की है। और यहाँ हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि हसन अली ने 2020 अगस्त में भारत से ताल्लुक़ रखने वाली सामिया आरजू से शादी की थी और फिर अप्रैल 2021 में उनके यहाँ पहली बेटी की पैदाइश हुई थी और अब अल्लाह ताला ने उन्हें दूसरी बेटी से नवाजा। और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह बेटी जो तस्वीर दिखाई है वो मेरे ख्याल से पहली बेटी की तस्वीर दिखाई गई है। तो हमारी दुआएं कि अल्लाह उनके नसीब अच्छे रखें और खुश रहें। तो ये अच्छी खबर थी जो आप तक पहुंचाई गई। एक और अच्छी खबर प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और ये भी क्रिकेटर से मुतल्लिक है वैसे। हाँ, और ये है कि पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम T20 करियर की 11वीं सेंचुरी बनाने वाले दुनिया के दूसरे और एशिया के पहले क्रिकेटर बन गए। बाबर आजम कितने अवार्ड्स इकट्ठे करें, क्या करेंगे। ये नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ बनाई है। और अब सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के जो लेजेंड बल्लेबाज क्रिस गेल हैं उनसे ये पीछे रह गए हैं, एक पोजीशन पीछे हैं। क्रिस गेल की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने 463 T20 मैचेस खेले हैं जिनमें 22 सेंचुरियां इन्होंने बना रखी हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बाबर आजम ये रिकॉर्ड जल्दी तोड़ेंगे, जिस स्पीड से जा रहे हैं तोड़ देंगे। इतना उन पे अल्लाह का करम है कि किसी भी सीरीज में जाएं वो अवार्ड बना कर ही वापस आते हैं, ऐसे वापस नहीं आते। बिल्कुल। और बहुत सारे प्लेयर्स जो हमारे पास आए उनसे हमने पूछा, कुछ दिन पहले इंजमाम उल हक साहब आए हुए थे अजीम, और उनसे जब मैंने पूछा कि आपको किस ऐसे खिलाड़ी में अपनी झलक नजर आती है, उन्होंने कहा नहीं मेरे से तो बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम एक ऐसा प्लेयर है
कि जो सदियों में एक पैदा होता है। वैसे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ खुद करूंगा उनसे, इंजमामुल हक साहब से, क्योंकि इंजमामुल हक मेरे बड़े फेवरेट प्लेयर रहे हैं। मैंने भी तो उनसे मुझे कहा, लगता है कि वो बाबर से ज्यादा बेहतर खेलते हैं, लेकिन बाबर नो डाउट बहुत अच्छा खेलते हैं। बाबर बहुत अच्छे प्लेयर हैं और पूरी दुनिया में, इवन भारत में इनकी बड़ी तारीफ की जाती है, इनके खेलने के स्टाइल को बड़ा पसंद किया जाता है। शहरबानो वर्ल्ड फेमस रही है और वो बड़ी लेकिन अभी चूंकि प्रेजेंट की बात की जा रही है तो प्रेजेंट में ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अवार्ड जीत लिया है। तो अगली खबर ये है कि बेस्ट ऑफ लक PSL 9 की बात कर लेते हैं। PSL 9 में भी उनको बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। तो पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। गुज़श्ता रोज लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को 60 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान ने शानदार बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 214 रन बनाए। उस्मान खान ने 55 गेंदों पर 96 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली और जवाब में लाहौर कलंदर्स 17वें ओवर तक ही चल सकी और 154 रन बनाकर तमाम खिलाड़ी आउट हो गए। जबकि मुल्तान सुल्तान के उसामा मीर ने 40 रन देकर 6 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। आज PSL के 15वें मैच में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। मैच शाम 7 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। बिल्कुल, और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। स्पोर्ट्स तज्जियाकार अहमद नजीब सत्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। लाहौर कलंदर्स की बात करेंगे जी। एक बार फिर शिकस्त से 2-4 हो गई है। अब क्या लगता है कि कलंदर्स का PSL में सफर खत्म हो गया है या अभी भी कोई चांस बाकी? कि वैसे वो आउट हुए आप, मतलब लाहौर के, अनफॉर्चुनेटली लाहौर के चाहने वाले, मुझे बड़ी लाहौर कलंदर्स के, लाहौर के रिहायशी और लाहौर कलंदर के सपोर्टर की, कि हर मैच में स्टेडियम पैक होता है, वो बड़े सपोर्ट करते हैं, वो नंबर्स में आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह पहले 5 सीजन लाहौर कलंदर जो काम करता रहा है, 2 सीजन या 3 सीजन ट्रैक पे आने के बाद फिर से लाहौर कलंदर बैक टू देयर रूटीन। अच्छा अहमद, लाहौर कलंदर्स की नाकामी की मेन वजह क्या है? 2 बार की दिफाई चैंपियन रह चुकी है, इतनी बुरी शिकस्त। मेन वजह उनके, मतलब उनका डेफिनेटली उनकी मैनेजमेंट है, उनका कोचिंग स्टाफ है। मतलब उनको फर्क ही नहीं पड़ता है कि डिसीजंस ले रहे हैं, वो इतने रिजिड है अपने डिसीजंस को लेके। आप लोग अगर माजी में जाए ना, पहले 5 सीजन में वो यही उनकी अप्रोच होती थी कि हार रहे नहीं जी, हमारी अपनी स्ट्रेटेजी है, हमारा ये है। और अगर मैं आपको मोटे मोटे थोड़े रीजन बता दूं, एक तो ये इनकी ऑब्सेशन विद देयर PDP कि जी हमारा PDP का प्लेयर खेलेगा, यानी वन ऑफ द रीजंस के ये कि PDP जो है उसका जी इनके प्लेयर होते हैं ज्यादातर, वो डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेले होते। PDP होता है जो इनका प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो प्लेयर को पिक करते हैं और अपना ही जो इनका एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वहां पे उनको ट्रेन करते हैं। देखिए, आप जितनी मर्जी अच्छी ट्रेनिंग दे दें, जब तक लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलता है, जहाँ पे कम्पिटिटिव क्रिकेट होती है, सारे प्लेयर्स होते हैं अच्छे एक्सपीरियंस, जब तक वो रियल क्रिकेट का फ्लेवर नहीं लेगा, वो प्लेयर तैयार नहीं हो सकता। ठीक हो गया? तो ये वही बात है कि आप सारा साल लड़के को जितनी मर्जी तैयारी करा दे, बोर्ड का इम्तिहान नहीं देगा तो कभी वो उसकी रियल टेस्ट नहीं होगा। तो बात ये है कि एक तो ये इनका PDP वाले प्लेयर खिलाते हैं, मतलब डिसीजन उन्होंने वो लिए कि मेन बैट्समैन अक्सर मैचेस में उनको पीछे छोड़ के अपना PDP का इनएक्सपीरियंस प्लेयर भेज दिया, जिसकी वजह से मैच हार गए। फिर इनका प्रॉब्लम ये है कि राशिद खान नहीं आ रहे हैं, इन्होंने कोई अच्छा पिक किया, ठीक है, लाहौर कलंदर ने। फिर आप ये देखिए कि बॉलिंग में इन्होंने वो इनकी जो कप्तान शाहीन अफरीदी है बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं, क्योंकि इस बार उनका रिसोर्सेज आउट ऑफ फॉर्म है। तो जो लोग समझ रहे थे कि बहुत शोरा आफाक कप्तान है, वो भी एक्सपोज होकर सामने आ गए कि यार जब रिसोर्सेज कम है और बॉलर की फॉर्म गई भी है तो उनको समझ नहीं आ रही डिसीजन क्या लेने हैं। ये बताइएगा कि PGP प्लेयर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है कि उन पर ही रिलाय क्यों किया जा रहा है? ये किस तरह की स्ट्रैटेजी है? देखिए, मैं बात करता हूँ थोड़ी सी ब्लंट बात। ये है कि इन्होंने बस अपना मंजन बेचना होता है लाहौर कलंदर ने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये मंजन बेचते हैं कि जब प्लेयर हैं और हम यहाँ से बड़े कोई तूफानी प्लेयर निकाल देंगे। एक हारिस रऊफ आपने PDP प्लेयर जो सही करके प्रोड्यूस किया है, और उसके अलावा कोई प्लेयर नहीं है। ये नवा सीजन आ गया है और वो जो PDP प्लेयर बेसिकली ना वो मंजन बेचते हैं कि जी हमारा PDP प्लेयर, हमने बहुत बड़ा हीरा निकाल दिया। हर सीजन में ये कहते हैं कि एक कोई नया लड़का ले आओ और बस मीडिया में शोहरत हो जाए, हाइप हो जाए। तो वो चीज अब इनके गले पड़ रही है, पहले भी पड़ी और फिर से गले पड़ गई है। चलो, ये तो नाकामी की वजह बन गई। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होने जा रहे हैं, तो किस टीम का पलड़ा भारी लग रहा है आपको? अच्छा, वैसे ऑन पेपर तो इस्लामाबाद यूनाइटेड अब भी बहुत बेहतर टीम है, लेकिन स्टिल मुझे वो है कि वो इतना बुरा खेल रहे हैं इस्लामाबाद वाले। लास्ट मैच भी पेशावर के खिलाफ जीता हुआ मैच वो हार गए। बेसिकली आपने स्टार्ट पे कहा था कि मेरी फेवरेट टीम जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड है, मुझे याद है। मैं तो खून के आंसू रो रहा हूँ ये कह के, यकीन मानिए। बात ये है
इस्लामाबाद यूनाइटेड ना वो जज्बाती अंसर बहुत ज्यादा है कि हमें सिर्फ एग्रेशन खेलना है, एग्रेशन फॉर द सेक ऑफ एग्रेशन वाली स्ट्रेटेजी लग रही है, इसलिए जीते हुए मैचेस भी हार रहे हैं। ऑन पेपर कराची से बहुत बेहतर टीम है इस्लामाबाद, स्टिल अभी उनके 3 हार गए हैं, 1 जीते हैं। अगर अभी भी उन्होंने होश के नाखून ना लिए तो मुझे लगता है कि लाहौर के बाद दूसरा नंबर उनका भी आ सकता है। ओह माय गॉड। अच्छा अहमद, अब तक के मैचेस को अगर देखा जाए तो कौन सी ऐसी टीम है जो मजबूत लग रही है, जो पीएसएल जीतेगी, पीएसएल का फाइनल उसके नाम होगा? मुल्तान सुल्तान? मुल्तान सुल्तान का तो स्ट्रेट अवे नाम है, उसकी पीछे एक रीजन है। देखिए ऑन पेपर कभी भी आपको मुल्तान कोई बहुत तगड़ी टीम नहीं लगती, लेकिन व्हाई दे आर अहेड ऑफ एवरीवन। अच्छा 2019 जब ये तरीन की कंसोर्शियम ने इस मुल्तान सुल्तान की टीम को टेक ओवर किया, सबसे ज्यादा करेक्ट, सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट क्रिकेट इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट परफॉर्मेंस इन्होंने खेली है। कोई प्लेयर किसी भी फ्रेंचाइज में स्ट्रगल कर रहा हो, इनके पास आ जाइए, उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ले लेते हैं। इसकी वजह इनका आउटस्टैंडिंग कोचिंग स्टाफ, इनका कप्तान मोहम्मद उस्मान, ठीक है, ये सारे इतने ब्रिलियंट हैं कि इनकी ऑन पेपर जो प्लानिंग होती है इसको उसी तरह से एग्जीक्यूट करवाने में कामयाब हो जाते हैं ग्राउंड के अंदर, और अपने प्लेयर से उनका मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं। यानी दे आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। फिर अभी तो आप सोच रहे होंगे कि काश मैं उस वक्त मुल्तान सुल्तान कह देता शहरबानों को। वो कहते हैं इश्क तो अंधा होता है ना। वाह 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 वाह, क्या हम भी आपके साथ हैं, और हम भी चूंकि लाहौर के रिहायशी, तो हम भी लाहौर को ऐसे ही सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। तो अहमद नजीब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। और बात वही है जी कि जिस टीम की स्ट्रैटेजी अच्छी है, जिसकी तैयारी अच्छी है, वो ऑब्वियसली मैच भी जीतेंगे। तो हम हार जीत तो खेल का हिस्सा है, तो छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम का हिस्सा है, ब्रेक के बाद आते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ऑनलाइन और डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ ई कॉमर्स को भी खूब पज़राई मिल रही है, और डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए किसी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन बेचा जाए और ख़रीदा जा सकता है। इसमें SEO यानी SEO और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे हरबे इस्तेमाल भी किए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुँचाया जाता है। तो इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे गेस्ट जनाब फयाज अहमद अब्रो साहब, आपको वेलकम करते हैं। फयाज साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, व्हाट इज़ ई कॉमर्स? हमारे नाजरीन को ये भी बताइए, और आप कब से इस फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? ये बेसिकली ई कॉमर्स के साथ मेरी वाबस्तगी जो है गुज़िश्ता कोई 8-10 साल से। सही। अच्छा, अब इसमें एक बुनियादी सवाल ये है कि ई कॉमर्स एज ए बिजनेस फंक्शन की जो इवॉल्वमेंट है वो गुज़िश्ता कोई 3-4 साल से हुई है। सही। और पहले था, लेकिन उस तरह उसका जो एग्जिस्टेंस था वो उस लेवल पे नहीं था पाकिस्तान में, बाहर था, पाकिस्तान में नहीं था। उसकी ज़ाहिर देयर आर फ्यू रीजंस। जो मेजर है वो तो आपका चूँकि इसका ताल्लुक है इंटरनेट के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, एक्सपोजर के साथ, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं। अब ज़ाहिर है जब वो एकेडमिया एक्सपीरियंस के साथ जुड़ती है, इंडस्ट्री के साथ जुड़ती है, चीज़ें क्लब हो जाती हैं, रिसर्च पे काम होता है, तो नए नए आइडियाज़ इवॉल्व होते हैं। अच्छा, मेरा जो ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस है वो FMCG के साथ है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री के साथ, जिसको हम कहते हैं FMCG, जिसको हम CPG भी कहते हैं, कंज्यूमर पैकेजिंग गुड्स भी कहते हैं, जो हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं। अच्छा, मेरा चूँकि ताल्लुक है प्रोग्रेसिव ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ। हमारी जो हेड ऑफिस है वो कराची में है, और दूसरा जो हमारा ऑफिस है वो लाहौर में है। तो वी हैव द मल्टीपल ऑफिसेज थ्रू आउट द पाकिस्तान, एंड वी हैव अ फ्लैगशिप ब्रांड इन FMCG इज अ बैटरी सेल, पावर प्लस बैटरी सेल, जिसके साथ हम बचपन से बड़े हुए हैं, बैटरी सेल्स एंड ऑल दैट। तो ये हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। अच्छा, लोगों को ना इस चीज़ में थोड़ी कंफ्यूजन होती है, डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स ये सेम चीज़ है या डिफरेंट है? नहीं, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें। ई कॉमर्स को एम्पलीफाई करता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक टूल है बेसिकली, एक टेक्निक है ई कॉमर्स के फंक्शन को प्रमोट करने के लिए। अब उसमें मुख्तलिफ वेज एंड मीन्स हैं। Let's suppose we can talk about the Facebook, we can talk about the Twitter, we can talk about the LinkedIn, we can talk about the YouTube. अब उसमें आपने खुद सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन का बताया, या सर्च इंजन मार्केटिंग है, SEO है, या गूगल एनालिटिक्स है, गूगल मार्केटिंग है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो डिजिटल मार्केटिंग बनता है। फिर आप उसमें अगला सवाल ये होना चाहिए कि सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया बेसिकली इंटरेक्टिव मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि फेसबुक है और ट्विटर है या लिंक्डइन है या यूट्यूब है। अब उसमें डिजिटाइजेशन वो बेसिकली एक टूल है, एनालिटिकल टूल है, जिससे हम मुख्तलिफ चीज़ें अखज़ करते हैं, अपनी इन्फरेंसेस डेवलप कर सकते हैं बाय इंडल्जिंग और इनपुटिंग द डेटा फ्रॉम आवर ओन। ठीक है, उसके बाद वो डिजिटाइजेशन पे चली जाती है। ई कॉमर्स बेसिकली एक कारोबार करने का तरीका है, प्लेटफॉर्म है, एक फोरम है,
अब जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऐप्स मौजूद हैं जो हम घर में अपने इस्तेमाल करें, हमें घर में खाना मंगवाना हो आ जाता है, कोई चीज़ हमें भेजनी हो, लेट्स सपोज आई डोंट नो इफ यू कैन हैव फ्यू नेम्स फॉर देम। आप जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं मेरे ख्याल से उनके तो नाम हम ले ही सकते हैं। हाँ। कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में लोग अच्छा कारोबार कर सकते हैं, अच्छा रोजगार कमा सकते हैं? अब देखें पांडा है फॉर इंस्टेंस, जैसे फूड पांडा है। अब फूड पांडा के थ्रू हम घर में खाना मंगाते हैं, पांडा मार्ट्स के थ्रू हम अपने घर में प्रोडक्ट्स मंगाते हैं। अब हमारा प्रोडक्ट लेट्स सपोज वहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन ये चीज़ आप कैसे ट्रिकल डाउन कर सकते हैं टियर 2 टियर 3 सिटीज़ तक, वहाँ पे कैसे इसका इकोसिस्टम डिज़ाइन और डेवलप हो सकता है? उसके दो चीज़ें, एक तो एकेडमिया जो कि यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेसिकली इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाती हैं, दूसरा है गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू वहाँ कैसे टेक्नोलॉजी को इनकारपोरेट करते हुए, R&D को इनकारपोरेट करते हुए वहाँ कैसा इकोसिस्टम बनाया जाए, वहाँ के लोगों को ये रोजगार के मौके वहाँ पे हमारे यहाँ पे जब ई कॉमर्स की बात होती है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का जब जिक्र किया जाता है रोजगार कमाने के लिए, तो अमेजोन का सबसे पहले जिक्र किया जाता है। फिर हम ये देखते हैं कि दुनिया में जो अपॉर्चुनिटीज़ बाकी लोगों को मौजूद है अमेजोन के प्लेटफॉर्म में, पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है जो है अनफॉर्चुनेटली। तो और भी कई ऐसे जराए हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए, देखिए अमेजोन तो है पाकिस्तान में, एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन वो एक प्यार नहीं है बेसिकली। हाँ बिल्कुल, वो एक तो अवेयरनेस भी नहीं है, दूसरा ज़ाहिर है वो एकेडमिया के अंदर जो थ्योरेटिकल नॉलेज हमें दी जाती है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, वहाँ पे वो एक्सपोजर डेवलप किया जाए, वो इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए जाएं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में, कि ई कॉमर्स को ये सिर्फ एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं, एज अ पार्ट ऑफ प्रोफेशन समझा जाए। एग्जैक्ट मेरा सवाल भी ये था कि बेसिकली ई कॉमर्स इज नॉट इक्वल टू अमेजोन ओनली। यस, कि आप खुद से भी, मैं चाहता हूँ आप अपने घर में बैठ के काम कर सकते हैं। लेट्स सपोज फॉर इंस्टेंस मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, उसकी जो नेबरहुड है वहाँ पे कोई ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जो कि हम जिसको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री है, हाँ जी, जो वहाँ की अपनी इंडस्ट्री है, उसको कैसे प्रमोट किया जाए कि वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक आ सके। बिल्कुल लेट्स सपोज एक कोई ऐसा शहर है जहाँ अचार का काम होता है, हाँ जी, हाँ जी, कहीं पे सिलाई कढ़ाई का काम होता है, बड़े शहरों तक कैसे पहुँचाया जाए? अच्छा, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एडवाइजिंग में क्या फ़र्क है? सॉरी, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक अगर हम बात करें एडवर्टीजमेंट की। हाँ, वो देखें इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टीजमेंट तो वो जो कि हम टीवी पे करते हैं, जिसको हम कहते हैं ATL, अबव द लाइन। अब वो टीवी पे इश्तिहार चला गया, रेडियो पे इश्तिहार चला गया, वो इलेक्ट्रॉनिक है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो कि आप यूट्यूब के अंदर करते हैं, जो कि गूगल के प्लेटफॉर्म के थ्रू करते हैं, लेट्स सपोज आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, छोटे छोटे बैनर्स आते हैं, हाँ जी, पॉपअप्स आते हैं, बेसिकली वो डिजिटल मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग का एक सेगमेंट है। दिस इज वन ऑफ द सेगमेंट्स फ्रॉम टोटल अम्ब्रेला। बट इफ यू टॉक अबाउट द वर्टिकल एडवर्टाइजमेंट जो कि आप रेडियो और टीवी, वो तो एक बड़ा अम्ब्रेला है, ये एक छोटा अम्ब्रेला है, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है। अच्छा, हमारी, मैं चाहता हूँ कि जी हमारी जो कन्वर्सेशन है हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें, मतलब आपकी जो तजुर्बा है उसे फैज़याब हम भी हो, हमारे नाजरीन भी हों, कि आप एक मेजर ग्रुप है जिसे ओवरसी कर रहे हैं, तो ये सादा अल्फाज में हमारे नाजरीन को समझाएं, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों को तो पता है ई कॉमर्स और ये सब चीज़ें क्या है, स्ट्रैटेजीज क्या है, टूल्स क्या हैं। कोई भी शख्स, वो खातून है या वो मर्द है, उसने अपने किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, तो वो उसकी बड़ी मार्केट तक रसाई जो है वो कैसे मुमकिन करेंगे, अपने प्रॉफिट को किस तरह बढ़ा सकते हैं आज के जो मीन्स अवेलेबल हैं बिजनेस के यूज। देखें, लेट्स सपोज एक लाहौर का शहर है, ठीक है, 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन का शहर है, जोहर टाउन में आप बैठे हैं, ठीक है, और आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, ठीक है, अब यू हैव टू आउटरीच मैक्सिमम ऑडियंस, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है। टीवी एक्सपेंसिव मीडिया है, उसकी रीच ज़्यादा है, आप नहीं जा सकते, क्योंकि आपके टारगेट ऑडियंस जो है वो बहुत ही कस्टमाइज्ड है, बिल्कुल लोकलाइज जिसको हम कहते हैं। अच्छा, प्रिंट में भी यही मामलात हैं, FM रेडियो में भी यही मामलात हैं। सिमिलरली अगर आप आउट ऑफ होम में चले जाते हैं, हाँ, वो ये है कि आप अपने जहाँ जहाँ लेट्स सपोज आपकी एक ब्रांच है, आप नियर बाय कोई आउट ऑफ होम की कम्युनिकेशन कोई डिज़ाइन करें, कोई कोलैटरल्स बनाएं, कोई फ्लायर्स बनाएं, कोई ऐसा कम्युनिकेशन टूल बनाएं। यस, जो फेसबुक है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वो आपको हेल्प कर सकता है। वहाँ जब आप फेसबुक पे कोई कम्युनिकेशन, कोई कैंपेन डिज़ाइन करते हैं ना, वो सबसे पहले तो पूछता है कि एरिया क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, सही, आप वहाँ सिलेक्ट करते हैं, अपनी कम्युनिकेशन डिजाइन बनाते हैं, टारगेट ऑडियंस जो ऐड हमें फेसबुक देता है, इंस्टाग्राम देता है, ये आपको बिल्कुल वही चीजें देंगे जो आपकी 105% जरूरत है। अगर आपको कहेंगे जी आपको 30 से 40 साल वाले लोगों को दिखाना है, आप उनको दिखा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को जो दी जाते हैं एड्स और चीजें, वो भी इसी में आते हैं। वो थोड़ा सा डिफरेंट मीडियम है, लेकिन ये है कि अच्छा आप जेंडर सेलेक्ट कर ली, एज सेलेक्ट कर दिया,
एरिया बना दिया, आपने इंटरेस्ट बिहेवियर्स दे दिए, हैबिट्स दे दी, सारा का सारा कुछ आप उसको लोकलाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। वहाँ इस तरह के टूल्स मौजूद हैं। अच्छा फयाज साहब, ये हम देखते हैं आए रोज़ मेरे सामने भी एड्स आ रहे होते हैं जी, ई-कॉमर्स का कोर्स कर लें, हर बंदा ये कराने लगा हुआ है। कैसे अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो वो कैसे किसी को चूज करे कि ये बंदा ठीक है और ये गलत है, कौन सा कोर्स करना चाहिए इसका? देखिए बात यह है कि अब आजकल के दराज का कोर्स कर लें, अमेज़ोन का कोर्स कर लें, इस तरह के, अब वो डिपेंड करता है कि उन्होंने माजी में कोई सर्टिफिकेशन की हुई है, उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, अगर है तो क्या वो यूटिलिटी है, इंडस्ट्री के साथ वो कनेक्टेड हैं। अच्छा, फिर वो उसमें गवर्नमेंट का भी एक रोल है कि इन चीज़ों को ऑथेंटिकेट कर ले कि वाकई वो जीनियन है कि भी नहीं है। लेकिन अब तो इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट के ऊपर। अब तो अगर किसी का यूट्यूब चैनल चल गया ना तो वो बैठ गया जनाब स्पेशलिस्ट बन के, मैं आपको ये सिखाता हूँ, मैं आपको वो सिखाता हूँ। वो तो देखें यूट्यूब पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मौजूद है ना, आप सीख के आप थोड़ा बहुत आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसका एम्पिरिकल एविडेंस मौजूद है कि नहीं है, आपके पास क्या वो एग्जाम्पल्स, वो केस स्टडीज हैं कि नहीं है। माज़रत का वक्त के किले थे, जाते जाते वन लाइन अगर आप बता दें कि हुकूमत पाकिस्तान जो इक़दाम कर रही है इस सारे मामले को लेकर, वो इनफ है और यूथ के लिए मज़ीद क्या करना चाहिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ज़ाहिर है देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी तो बहुत कुछ होना है फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, जिसका जो टोटल इंटरनेट पेनिट्रेशन जो है वो हमारा 17-17.5% तक है अभी भी, तो स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। अच्छा, फिर आप उसको इस डेटा को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसमें इंटरनेट यूजेज कितना है, सोशल मीडिया यूजेज कितना है, बाय प्रोविंस, बाय सिटी, बाय टाउन, बाय एरिया, बाय जेंडर, बाय एज ब्रैकेट, तो आपको बहुत सारा डेटा उसमें मिलेगा कि अभी तो बहुत कुछ होना है। अच्छा, उसमें यूथ जो कि पाकिस्तानी कौम जिसका कोई 52-55% जो है वो यूथ है, जो कि एज ब्रैकेट 22 से 35 तक आता है, तो उनके लिए तो बहुत सारे मौके करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे जनाब फयाज आबरू साहब और वो बता रहे थे कि ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग में हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है और कौन सी इसकी स्पेसिफिकेशन है। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो नाजरीन, अब एक अहम सोशल इशू की जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवाते हैं। वालिदैन की औलाद के लिए मोहब्बत गैर मशरूत होती है, वो अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी करते हैं, उनकी हर तरह से मदद करते हैं, उन्हें पालते पोसते हैं, तालीम दिलवाते हैं, फिर उन्हें अपने कदमों पर खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उनकी शादियां करते हैं। मगर आजकल के जदीद दौर में हम ये देख रहे हैं कि एक जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है, जिससे वालिदैन और बच्चों के दरमियान कुर्बतें कम, फासले ज़्यादा हैं। तो इस अहम इशू पर बात करेंगे। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम है और रिलेशनशिप कोच है सादिया वाइन साहिबा। सादिया साहिबा, वेलकम करते हैं आपको। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आज जनरेशन गैप की। तो जनरेशन गैप तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो, ये तो नेचुरल है। आने वाली नस्लें, पिछली नस्लें, माँ बाप से जनरेशन गैप होता है। बिल्कुल। अभी हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जो बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं वो बहुत तेज़ हैं, उनका दिमाग हमसे भी बहुत तेज़ है। माँ बाप उनकी अचानक से जो चीज़ें हैं वो नहीं समझ पाते। वो कहते हैं हमारे दौर में तो ऐसा नहीं था। इससे क्या नुकसान सामने आते हैं? सादिया वाइन साहब, माजरत, आपके जवाब से पहले एक अनाउंसमेंट हमने बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है, और वो ये कि इस अहम टॉपिक से रिलेटेड आप कॉल्स कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, कॉल करें। सादिया वाइन साहिबा मौजूद हैं, उनसे आप एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकते हैं। मैम प्लीज। जी, सबसे पहले तो उनको इसमें से निकलना होगा। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और उसमें पेरेंट्स को ज़रा सा आगे निकलना होगा। बच्चे तो माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट हैं आजकल के, दैट वेरी यंग चाइल्ड जो कि बहुत छोटा होता है, पुराने ज़माने का मेरे ख्याल में वो रिढ़ता रहता होगा, अब उसमें भी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा आ गई है। और अब ये जो दौर है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसमें जो हमारे बच्चे हैं दे आर फुल ऑफ इंटेलिजेंस, उनमें विजडम है, उनमें अक्ल है, वो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, टेक्नोलॉजी उनको ऐसे आती है जी। तो वो सवाल के जवाबात क्योंकि वालिदैन दे नहीं सकते अमूमन, जिसकी वजह से वो ये कहते हैं कि हम दोनों का गैप बढ़ गया है और ये कैसे ऐसे हो गया, हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, वो ज़माना गुजर चुका है। हम तो अपने माँ बाप के आगे नहीं बोलते थे, उनमें चीज़ नहीं समझाते थे, ये हमें क्यों ऐसे समझाते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, पुराने ज़माना कहना चाहिए उस ज़माने को, जिसमें वाकई माँ बाप ने अपनी औलाद को इतनी जुर्रत नहीं दी हुई थी कि वो कुछ कह सकें। वो तो बेचारे ये भी नहीं कह सकते थे कि मैंने इस जगह शादी करनी है, इस जगह नहीं करनी, यू नो। अभी हालात ने इतनी जुर्रत दे दी है कि बच्चे बहुत ज्यादा सर पे अब तो खैर वो खुद ही 12-12 साल की उम्र में शादियां करने लगे, व्हिच इज क्वाइट फनी फॉर मी। एंड यू नो, अब तो दुनिया ही बदल गई, तो उनके तो माँ बाप बड़े खुश हैं ये कारनामा अंजाम देते हुए। लिहाजा लाइफ में जब आगे जाना है तो पुरानी चीज़ों को लेकर हम नहीं चल सकते। व्हाट वाज यस्टरडे उसको छोड़ दें कल तक। और ये जो दौर अब आ गया है, इसमें बच्चों तक पहुंचने के लिए माँ बाप को अपने आप को अपग्रेड करना होगा। बच्चों को नहीं आप कंट्रोल कर सकते अब, दे आर गॉन आउट ऑफ योर हैंड्स। व्हाई? बिकॉज द टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे चली गई है, दुनिया इतनी आगे चली गई है
बेईमानियां इतनी अरूज पर है, उसमें बच्चे क्या करेंगे? वही सीखेंगे जो वो देख रहे हैं इसके पेरेंट्स को। एक तो पॉइंट इस टॉपिक का ये है जो आपने बताया अभी कि जिसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा है कि बच्चे किसी और एरा में हैं, पेरेंट्स किसी और एरा में। और एक दूसरा रुख इसी तस्वीर का ये भी है कि जिसमें माँ बाप बिजी इतने हैं अपनी लाइफ में कि वो बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं और वो बच्चा निगलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक जनरेशन गैप आ रहा है। बिल्कुल आएगा जनरेशन, जेन जी तो जेन डी तो जेन वाई, अब तो नए नए ड्रामे हैं। जब माँ बाप अपने बच्चों को जिनको बहुत ज़रूरत है उनके टाइम की वो नहीं दे सकते तो वो याद रखें कि गैप वहीं से शुरू होगा। आपने नोट किया होगा कि बहुत छोटे बच्चों को जो वर्किंग लेडीज हैं उनको कहीं ना कहीं छोड़ के जाना पड़ता है, या नान के दाद के अगर वो नहीं हैं तो फिर वो किसी मॉन्टेसरी में या किसी ऐसे क्लब में छोड़ देंगी जहाँ सुबह से लेके शाम तक वो छोटे से बच्चे को फीड भी कराएंगे, पैम्पर चेंज भी होगा, हर चीज का ख्याल रखेंगे, लेकिन वो माँ कभी भी नहीं बन सकती। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो उससे ये होता है कि बचपन से ही वो माँ की जो लैप है जिसे कहा जाता है वो सबसे पहली दर्स गाह है, जब वो नहीं मिलती ना बच्चे को तो उसके बीच में बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती। यानी जो बच्चों के और माँ के वालिदैन के दरमियान जो फासला है वो यहाँ से बढ़ जाता है। बिल्कुल बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है। और फिर उसमें ये होता है कि जब हमारे पास टाइम ही नहीं है अपनी औलाद के लिए खेलने का, बैठने का, बातें करने का, स्टोरी टेलिंग का, पुरानी कहानियां सुनाने का, वो नहीं सुना सकते। पहले तो दादी नानियां भी सुनाती थी, अब तो उनके पास भी टाइम नहीं है क्योंकि वो पहले जरा देखना था क्या हो रहा है तो फिर ही वो कुछ कर सकेंगी। लिहाजा थिंग्स हैव चेंज टोटली। तो पुरानी जनरेशन को बहुत खुशी के साथ नई वाली जनरेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारा कल का फ्यूचर है। तो साथिया साहिबा, अब इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? हालात इतने खराब हैं कि अब काम तो माँ ने भी करना है और बाप ने भी करना है। जितनी महंगाई पाकिस्तान में इस वक्त हो चुकी है, पाकिस्तान में कल्चर था कि बाप कमाता था, खातून घर में बैठती थी, यानी एक कमाता था 10 खाते थे। अब वो वक्त गया जी, अब 10 के 10 को कमाना पड़ेगा तो ही आप सरवाइव करेंगे। ऐसे में बच्चा कैसे हम मैनेज करें? बच्चा तो फिर एक टॉर्चरस किस्म की लाइफ गुजारेगा। अभी जैसे आपने कहा कि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको ठीक कीजिए। आपकी आवाज वहां तक नहीं जा रही थी, एग्जैक्टली टेक्निकल हमारे साथ, सॉरी दोबारा कंटिन्यू करेंगे, हमारे कॉलर आ गए। हुमैरा जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा जिद्दी हैं, आपस में बहुत लड़ते झगड़ते हैं। अच्छा, मैं इस चीज को कहती हूँ गुनाह होता है, कसम नहीं खानी। कोई बात नहीं, मेरे को डराती हूँ, ज्यादा तो ज्यादा डर देती हूँ, इनके दिल में खौफ पैदा हो। अच्छा, बहुत ज्यादा, फिर भी थोड़ी देर के लिए अच्छा रात को मान जाते हैं, सुबह को फिर वही काम। अच्छा हुमैरा साहिबा, आप ये कहना चाह रही हैं कि आप अपने बच्चों को जो समझा रही हैं वो सुनते नहीं, आपकी बात नहीं मानते और वो कस्में खाते हैं झूठी। गाली गलौज बहुत ज्यादा करते हैं, आपस में बहुत ज्यादा लड़ते हैं। ठीक है, मैं ओके हो गया। साहब, आप कोई सवाल करना चाह रही हैं हुमैरा साहिबा? मैं बिल्कुल कहूंगी, मैंने कहा कि मैंने डराती भी हूँ। गब्बर आ गया। बच्चों को बिल्कुल भी नहीं डराना चाहिए किसी भी सूरत, क्योंकि ये खौफ उनके दिल में इतनी बुरे तरीके से बैठता है कि उनको लगता है जैसे अंधेरे में नहीं जाना, वो कहते हैं जिन आ जाएगा, पता नहीं कौन सा जिन था, अब तो आ चुका हुआ है, अब उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जिन है यहाँ पर। तो ये माँ बाप जो है ना, ये ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, जिन आ जाएगा, तुमको पता, मैं तुम्हें अंधेरे में बंद कर दूंगी वॉशरूम के अंदर। आई मीन व्हाट इज दिस? तो बच्चे को क्या करें फिर, कैसे डराएं? वो डरता ही नहीं है। नहीं, डराना क्यों है? डराना समझता नहीं है ना, किसी बात पे माँ बाप भी तंग आ जाते हैं, फिर उनको होता है कोई ऐसी चीज हो जिसका नाम ले तो ये आराम से बैठ जाए। मेरे ख्याल में मेरा नाम लेना शुरू कर दें गब्बर की जगह। जो समझ के बात करेगी। सादिया वाइन आ गई है। और समझ के, मैं बिलीव करती हूँ कि हर चीज का सलूशन है। वैसे सादिया वाइन साहिबा, अब अभी आपने बात की कि हर चीज का सलूशन है, तो कोई आइडियल सलूशन हो सकता है इस मसले का? बच्चों के ना समझने पे उनको समझाना। लाइक गुड पेरेंटिंग, व्हाट इज गुड पेरेंटिंग? ये जनरेशन गैप बना रहे हैं ना। अच्छा, गुड पेरेंटिंग तो तब सिर्फ वही होगी अगर माँ बाप वहाँ पर मौजूद हैं। वालिद ने तो जाना ही जाना है बाहर काम करने के लिए, लेकिन अभी जैसे इन्होंने कहा कि माँ का भी जाना बन चुका है, क्योंकि अब तो हालात ऐसे हैं दैट एवरीबॉडी हैज टू अर्न। उसके बीच में लॉस बच्चे का होना ही, पेरेंटिंग किधर रह गई? पेरेंटिंग तो गई फिर। इफ द मदर इज नॉट देयर, Who is bringing the child? किसको बढ़ा रहा है? अगर माँ नहीं है तो फिर बाप होना चाहिए। एक तो होना चाहिए कि वो घर बैठ जाए बेचारा अपने मुंह लेकर, और जो माँ है वो बाहर जाके काम करना ऐसा हो सकता है ना, मैनेज कर लें, टाइमिंग मैनेज हो सकती है कि आपकी जॉब। हाँ, आई विश कि ऐसा हो सके, लेकिन अमूमन जो आदमी है, जैसे शौहर का नाम दिया जाता है, वो बेचारा सुबह ही निकलेगा और शाम को कराएगा। कोई ऐसी ड्यूटी नहीं है कि वो शाम को करे अनलेस एंड अनटिल वो घर से बैठ के काम करे। लेकिन सादे साहब, मेरे ख्याल से कुदरत का भी एक असूल है, जो माँ तरबियत कर सकती है, वालिद बाय नेचर ही वो जरा सेटिंग बाय डिफॉल्ट थोड़ी सख्त रफ्त होती है। नहीं, मैं इससे इख्तिलाफ करती हूँ। कई दफा ऐसा होता है कि बाप जो है शायद माँ से अच्छी तरबियत करता है, मुझे ऐसा लगता है, और मैंने अपने सामने ये चीज़ देखी भी है। वो दुनियावी मामलात में शायद जो इमोशनल ग्रूमिंग है वो वालिदा ज्यादा बेहतर। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं प्लीज। थैंक यू। बहुत ही अच्छा हो कि उन दोनों की आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो
कि दोनों मिल के बच्चों की तरबियत करें। शुक्र है सादिक साहब ने ये नहीं कहा तुम लोग अपना तजिया देने में जा रहे हैं। हमारी अपनी शुरू होने वाली है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हम आपस में इख्तलाफ कर सकते हैं ऑब्वियसली। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर इख्तलाफ नहीं है तो फिर तो आप बिल्कुल ही एक ही ना लाइन पे चल रहे हैं जिसकी अपनी कोई से नहीं है, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, कोई माइंड सेट नहीं है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इख्तिलाफ बिल्कुल करें, मेरे से करें, मुझे क्वेश्चन करें, यू आर मोर देन वेलकम। यू हैव टू हैव योर आइडेंटिटी। आपका ये कहना है कि माँ या बाप में किसी को प्रॉपर टाइम देना होगा बच्चे को, तो ये बहुत जरूरी है। ये डेफिनेटली हर किसी को ये चीज दोनों को देना होगा, बिल्कुल देना होगा। अब उसमें जो गैप है, चीजें बहुत फास्ट बदल रही हैं, बहुत तेजी से सब कुछ बदल रहा है, उसमें माँ बाप को क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए। 100 एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? आई मीन क्या वो इस पावर में है कि एक ट्रुथ जो सामने आपके आ रहा है उसको आप एक्सेप्ट ना करें और अपने बच्चों को कोई और सुनाएं? कॉलर हमारे साथ मौजूद है कराची से आयशा जी। आयशा अस्सलाम वालेकुम, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम मैम, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, मेरे 2 बेटे हैं और उनका मेरे साथ इतना कम्युनिकेशन गैप कम है, उनके बाहर भी दोस्त नहीं है। मैं उनके साथ इतना कहती हूँ कि आप प्लीज मुझसे अपनी बातें शेयर किया करें। एज क्या है आपके बेटे? एज जो है वो दोनों अंडर 18 है। ओके, अच्छा, आपके बच्चों के कोई दोस्त नहीं है? नहीं जी, दोस्त भी नहीं है और मुझसे भी बातें शेयर नहीं करते हैं। और आपसे भी बातें शेयर नहीं करते? जी बिल्कुल। और आपस में अच्छी दोस्ती? घर का माहौल सही है? जी, घर का माहौल बिल्कुल, मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, पीसफुल है, लेकिन फिर भी उनका इतना कम्युनिकेशन गैप कम है कि वो डिस्कस नहीं करते हैं, अपने तक रखते हैं अपनी बात। नहीं, ये तो खैर उसका फिर नेचर हो गया ना, उसको आप बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकती। जो आपके बच्चे हैं वो आपसे बात नहीं करते, उसके लिए बेस्ट हल होगा, आपको मेरी आवाज बिल्कुल जारी होगी कि आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप उनके साथ आपको जवाब मिल जा रहा है कि आप उनके साथ बैठकर रोज उनसे बात करें, आहिस्ता आहिस्ता। एक तो आपने ताने नहीं देने कि तुम हमसे बात नहीं करते, और ये भी नहीं आपने कहा देखा तुम्हारे दोस्त नहीं है, बिल्कुल होंगे। At times they don't want to talk with the mother. उनका आपस में वो नहीं होती क्लैरिटी कि वो अपनी माँ से बात करें। इसकी ये भी वजह हो सकती है बचपन में माँ ने इतना सख्ती रखी कि अब वो नहीं नॉर्मल। ये तानाज़नी हमारी माँ के बीच में बहुत ज्यादा होती है ना, तू ऐ नहीं करता, तू वो नहीं करता, तुम ये हो, तुम वो हो, उसमें तुम मुझसे बात नहीं करते, व्हाट द हेल डू यू थिंक? अब तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं है? 2024 में दोस्त का ना होना बिल्कुल ऐसे है जैसे जंगल में आग लगी और जानवर में बैठे देख रही है आग कब तक चलती रहेगी। इट्स नॉट पॉसिबल। तो सादिक साहब, ये भी होता है ना कि हम लोग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट खुद ही बनाते हैं। हाँ, कुछ नेचर में भी आ जाता है, आपने ठीक कहा, कुछ हालात हमको इंट्रोवर्ट कर देते हैं और वो बेचारे ऐसे ही। मगर याद रखिए कि अगर वो इंट्रोवर्ट हैं और अपनी बात नहीं कर रहे, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ पॉजिटिव एटीट्यूड एट ऑल, क्योंकि वक्त के साथ साथ वो उनके अंदर इतना भरता चला जाएगा, बॉटल अप होगा, फिर जब लावा फटेगा तो वो भी कहीं जाकर पता नहीं क्या कर रहे होंगे। और अमूमन लावा फटने से क्या होता है, कभी भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आता ना जी। तो उसी लिए जब वो फट के बह जाता है तो फिर वहां पर जमीन जो है वो जरखेज हो जाती है। अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे कि एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसको भी कंटिन्यू 100% एक्सेप्ट करेंगे आप। हर वो चीज जो नई आ रही है, याद रखिए कि ये वो एरा है जिसमें बिल्कुल दुनिया बदल चुकी है। और ये भी याद रखें कोविड-19 के बाद लोगों का दिमाग, उनकी नौकरियां, उनके ख्यालात बिल्कुल बदल गए हैं। अब हर एक अर्न कर रहा है मुख्तलिफ जराए से। आपने देखा होगा कि जितना शोर टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टा पर है पहले कभी नहीं हुआ, नहीं था। अब तो इतनी बातें हो रही हैं। क्या वो जो बच्चों ने शादी की है, उन्होंने कहा जी मैंने किस पे शादी की है, क्या किया था, हम किस पे दोस्ती करते थे ना लोग, बीगो लाइफ। तो अगर उसमें 10 साल का बच्चा बैठा हुआ है तो बीगो डेड कब होगा? अभी तक तो हमारा वही डेड नहीं हुआ। तो हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं जो ना तो मुसलमान है बेचारे। हमारे ये हो गया कि हम लाइव आते हैं और हम मतलब गैर मुनासिब बातें करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं और इसको नॉर्मल समझा जा रहा है। वो तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया, आप वाकई पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, एक चीज है बच्चों पे चेक रखना, ये सारी चीजों पे बच्चों पे माँ बाप का रखना बनता है। अब जो बच्चे हैं वो ये पसंद नहीं करते क्योंकि स्कूलों ने भी उनको ये सिखाया कि नहीं तुम्हारी लाइफ जो है ना बड़ी प्राइवेट है, तुम्हारी लाइफ में कोई नहीं घुस सकता। जो वेस्ट का एक दिमाग है और हम चाहते भी हमारे बच्चे उसी स्कूल में पढ़े जहाँ पर अंग्रेजी फर बोलें। क्या करना है? बहुत अच्छा, अंग्रेजी की तो मुझे भी काफी सारी सुननी पड़ती हैं। क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि अंग्रेजी एक बिजनेस लैंग्वेज है और हमारे बच्चों को हर हाल में आनी चाहिए और फर आनी चाहिए और सही तरीके से। अगर हम उनको कामयाब देखना चाहते हैं तो आनी चाहिए। इसमें हमें जेलस नहीं होना चाहिए कि वो अंग्रेजी बड़ी चंगी है, मैंने नहीं आती। इट्स परफेक्टली ओके। अंग्रेजी एक तरक्की का बायस नहीं है कि आप कहें कि अगर मुझे अंग्रेजी आती है तो मैं टॉप पर हूं और बी को अंग्रेजी नहीं आती तो वो दैट्स द पॉइंट। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। अभी आपने देखा अगर लैंग्वेज ने क्या करतूत हमारे मुल्क में की है, तो लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है उसको समझना।
अब आपने कहा कि बच्चों का गैप कैसे खत्म किया जाए, हम पर चेक रखना पसंद नहीं करते, तो कोई भी अपने ऊपर चेक रखना पसंद नहीं करता। चेक रखने के भी तरीके होंगे। आप जो एक बच्चा आपका बाहर गेट के ऊपर खड़ा अपने दोस्त से बात कर रहा है और आप गेट पर कान लगा के ऐसे खड़ी हैं, तो क्या कर रही हैं आप? आपकी रिस्पेक्ट, इंसान की रिस्पेक्ट जीरो पे चली जाएगी। माँ का दर्जा, उसको बहुत कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। और ये जो खातून है इनको भी कड़वा घूंट पीना पड़ेगा कि उनमें हर वक्त की ना नौका, जिसे टोका टाकी कहते हैं, करना छोड़ दें। हर वक्त का तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, उनके दोस्त नहीं है, लेट देम ग्रो नाउ। अंडर 18 है, अंडर 16 है, वो बड़े हो चुके हुए हैं। मतलब अब जो पेरेंट्स हैं, ये जो प्लान कर रहे हैं कि वो पेरेंट्स बन जाएं, तो उनको कोई स्पेशल कोर्सेज करने चाहिए। प्लीज करें, प्लीज। अब यही हो सकता है, पीछे फिर यही रास्ता बचेगा। अच्छा, आप यकीन करेंगे अजीम कि ये बेस्ट रास्ता है। हाँ। कि आप एक कोई भी काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है पेरेंटिंग की तरफ जाना। जो सोच रहे हैं कि हमने बनना है, उनको ये चाहिए कि वो बिल्कुल कोर्स करें। ओह गॉड, यू कैन नॉट इमेजिन। जैसे मैं कहती हूँ ना, शादी से पहले लड़की को कोर्स करवाएं। ये वो कोर्स है दिमाग का, बाय द वे, जिसमें सिखाया जाए। उसी तरीके से जो ग्रूम शादी को नहीं है, वो आदमी भी अपनी तैयारी करे कि मैंने अपनी जिंदगी को कैसे मैनेज करना है। उसी तरीके से जो माँ बाप बन रहे हैं या बन चुके हैं, उनको डेफिनेटली ऐसी इंफॉर्मेशंस लेनी चाहिए, ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो उनको बिल्कुल सही रास्ता दिखाएं और रोशनी वाला दिखाएं, अंधेरी की तरफ मत लेकर जाएं। ठीक है सादिया वाइद साहिबा, बहुत जबरदस्त डिस्कशन, अभी डिस्कशन जारी है। चूंकि हमारे पास वक्त कम है तो हमें इसको इख्तिताम पर पहुंचाना होगा। बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया और आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बेहतरीन होंगी। आपको समझ आई होगी क्या करना है अपने बच्चों के साथ, जनरेशन गैप को किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हैं। एक ब्रेक है, उसके बाद जी बिल्कुल, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। प्रोग्राम के आखिर में अब बात करेंगे, सुनो हमारी जान है पाकिस्तान की, पाकिस्तान की खूबसूरती की, पाकिस्तान के प्यारे होने की। तो खैबर पख्तूनख्वा के सरसब्ज़ व शादाब नज़ारे हों और सिंध के लकोदक के सहरा और बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ हों या पंजाब के लहलहाते खेत, पाकिस्तान का हर एक सूबा कुदरत के हसीन नज़ारों से लबरेज है। इन्हीं में से एक स्वैक झील भी है, जिसे आम तौर पर खंडवा झील के नाम से भी जाना जाता है और पुकारा जाता है। खंडवा ज़िला चकवाल की तहसील कलर कहार का एक खूबसूरत और पुरफजा मकाम है, जहां स्वैक झील दुनिया को दावत नज़ारा दे रही है। और ये वही कलर कहार है जहां एक तरफ दुनिया के सबसे बड़ी नमक की कान भी पाई जाती है और दूसरी तरफ कटास राज मंदिर कदीम तारीख को अपने अंदर समोए हुए हैं। तो कलर कहार से स्वैक झील बिल्कुल तक जाने के लिए आपको खूबसूरत और दिलकश पहाड़ियों के जरिए 8 किलोमीटर का सफर तय करना होगा। ये झील हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। खूबसूरत, बिल्कुल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। और जैसे ही सफर खत्म होगा तो सरसब्ज पहाड़ों के बीच इस झील के शफाफ पानी और इसमें गिरती कुदरती आबशार आपको किसी और ही जहान में ले जाएगी। वाह वाह, अजीम, आप नज़ारा चेक करें, मुझे बताएं ये नीला रंग है या सब्ज रंग है झील का? ये सब्ज पानी है, आधा सब्ज है आधा नीला है। ये अब आधा सब्ज है आधा नीला है। जो मुझे ऊपर से वीडियोस में देख रही हूँ कि झील जो है वो आधी सब्ज है और आधी नीली है और इसका नाम है स्वैक बड़ा झील। फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ओह माय गॉड, वो देखिए आधी ब्लू है और आधी ग्रीन करते हैं इसमें। बड़ी खूबसूरत ये झील बनी हुई है। हमेशा यहाँ पर जरूर जाएं। सोचती हूँ मैं कि एक ही जगह पर दो रंग के जो पानी होते हैं, क्या खुदा की कितनी खूबसूरत कुदरत है कि एक मकाम पर 2 रंग का पानी या 3 रंग का पानी पाया जाता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन परवरदिगार जो चाहे वो हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और खूबसूरती आप चेक करेंगे किस तरह से पहाड़ों ने उसको घेरा हुआ है। परफेक्ट पिकनिक स्पॉट है। जब आगे गर्मियाँ आएंगी तो समर्स के अंदर आप यहाँ पर जाएं, अपने फैमिली के साथ जाएं। आप यहाँ पर कैंपिंग भी कर सकते हैं और इसके अलावा इस झील में आप स्विम भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान में फिर ऐसे बेतहाशा स्पॉट्स हैं, हम तो हर एपिसोड में निशानदेही करते हैं किसी ना किसी कैसे मकाम की, जहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे देखने वाले जाएं और जाकर ये महसूस करें कि आबशार गिरती है ना, तो इसका नज़ारा कुछ और ही होता है, या आपको किसी और जहान में ले जाती है। और जब आप इस खैर मैं यहाँ तो नहीं गई, लेकिन 1-2 झीलें मैंने देखी हैं, वहाँ पर जाकर भी आपका मूड वैसे ही फ्रेश हो जाता है। बड़ा ही अच्छा। जी बिल्कुल, सैफुल मलूक झील मैंने देखी हुई है, आंसू झील भी, और कलाम वाली साइड पे भी एक झील है, उसका नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो भी देखी हुई है। तो आज के प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।